CH-61 अपराध। इसके मेडिकल रूम में शाम के 4:30 बजे रवि को होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है। उसके सर और बाजू में पट्टियां लगा दी गई हैं और अपने पलंग के पास के खिड़की से वो बाहर झांक रहा है। उसके कमरे में रोहन, युक्ति और शल्य मौजूद हैं और अब तक की सारी कहानी रवि को समझा दी गई है। रवि खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, रवि समझ में नहीं आता, ये गुत्थी कब सुलह होगी, ये हत्याएं कब बंद होगी। बचपन से बुरहानपुर मैंने इस डर को लोगों की आंखों में महसूस किया है। ना जाने उन लोगों का क्या अपराध था कि वो इस दानव के बलि चढ़ गए और अब ऐसा एक और दानव लोगों का मार रहा है। काश ये सब कब रुकेगा। युक्ति तुम कैसे हो रवि? वैसा लग रहा हूं तुम्हें अभी। रवि मैं ठीक हूं, लेकिन ये खबर सुनने के बाद मत थोड़ा बेचैन है। रोहना समझ सकता हूं दोस्त, क्या बीत रही होगी तुम पे। अभी हमारे पास उस नाग दानव से भिड़ने की समस्या है, गौरव की समस्या है और अब इस पाप जारीर का पता लगाने की समस्या है जो लोगों को धड़ल्ले से मार रही हैं। कैसे रोकेंगे इसे? शल्य, मेरे जानकारी के हिसाब से उसने अभी तक 3 हत्याएं की हैं और ये तीनों गांव और अलग अलग राज्य से है। अब तक के खुफिया जानकारी के हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ अहम हमें नहीं मिला है। रवि यूं हाथ में हाथ धरकर हम नहीं बैठ सकते। अगर हमें कुछ करना है तो उसका पता लगाना होगा ताकि मासूम जाने बच सके शल्य, लेकिन अगर उसी के अंदर वो सिरों रत्न स्थित हैं तो उसे रोक पाना तुम्हारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा और उसके पीछे तो अब शायद ताकोश भी पड़ जाए तो शायद ये हमारे लिए आसान काम नहीं होगा। रवि तो तुम ही बताओ क्या करें? दीपक, हमें 2 टीम्स की जरूरत पड़ेगी, एक जो उस भयानक दैत्य का पता लगाए और दूसरा ताकोश को ढूंढे ताकि हम सभी कड़ियों को जोड़ सके। शल्य, तो क्या उन नाग दानवों का पता मिल गया है? दीपक का हाँ, हमें कुछ जानकारी मिली है और उसके मुताबिक इनका पता लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उससे भी अहम बात हमें और एक नाग दानस प्रजाति के बारे में पता चला है जिसका राजा सरकाक्ष है और जो शक्ति और बुद्धि में ताकोश के बार बार है। युक्ति, तो जितना हमने समझा ये ताकोश तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका साथ ही सरकाक्ष भी इसका साथ दे रहा होगा। दीपक नहीं, खबरों की माने तो ये दोनों गुट एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरकाक्ष और ताकोश की विचारधारा किसी कारण वश नहीं मिलती और अब तक की डिटेल्स के अनुसार सरकाक्ष के सैनिकों ने किसी मनुष्य जाति पर अब तक कोई हमला नहीं किया है। रोहन, तो क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है जिससे हमें इन केसेस पर मदद मिल सके? दीपक, हो है। रवि के पास आकर तुमने मेरी नाक में बहुत दम किया है, लेकिन तुम्हारे अच्छे खासे सोर्सेज हैं और इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर तुम इसके लिए काम करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें इस दूसरे एंटिटी को ढूंढ निकालने का मिशन दे सकता हूँ। रवि, खुरा होकर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। दीपक, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सुनैना को तुम्हारे साथ इस मिशन में भेजूंगा, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। रवि, ठीक है। रोहन, मैं भी इस मिशन में रवि की हेल्प करना चाहूँगा। दीपक, ठीक है, ऐसा ही सही। रवि को देखकर आपके सारे डिटेल्स अब गवर्नमेंट आर्काइव से मिटा दिए जाएंगे। आपसे मेरे अंडर काम करोगे। गुड टू हैव यू इन दी टीम। दोनों रवि और दीपक हाथ मिलते हैं। शल्य ये देख चुटकी लेते हुए कहता है, शल्य, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन देखी जहां इंटरव्यू नहीं बल्कि सिफारिश में नौकरी मिल जाती है। दीपक, हमारे पास समय नहीं है किसी अफसर को हायर कर उसे ब्रीफ करने की। मैंने रवि की क्वालिफिकेशंस देखी हैं, ही इज़ फिट फॉर ची जॉब। शल्य, बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं रवि की क्लियरेंस मैं मदद करवा दूंगा। दीपक, बढ़िया। दीपक जाने वाले होता है तब युक्ति पूछती, युक्ति, मैं भी रवि के साथ उसकी मदद करना चाहती हूँ। दीपक, नहीं, तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है। ये कहकर दीपक कमरे के बाहर चला जाता है। उधर रवि अभी भी सीरियस है। उसे देख सत्य पूछता है, शल्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि। अरे ये क्या नई जॉब लगी है तुम्हें, लेकिन अभी भी सीरियस दिखाई दे रहे हो क्या? हुमा, रवि, नहीं, बस सोच रहा था कि वो दूसरी एंटिटी किस रूप में होगा और किधर डेरा जमाए होगा। लखीमपुर खेड़ी, शाम के 7 बजे। एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के बाहर दिन का अखबार पढ़ रहा है। अखबार के पश्चियों की पलट खबरों को बड़े ही चाव से देख रहा है। उस समय कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं और घोड़े उस इलाके के आसपास आ जा रहे हैं। तब वो बुजुर्ग की नज़र एक खबर पड़ती है और अपना अखबार फोल्ड कर उसे पढ़ने लगते हैं। बुजुर्ग, 2 दिन पहले देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक आदमी की लाश मिली। उस लाश की अवस्था देखने लायक नहीं थी। उसके शरीर को बुरी तरह से दांतों और नाखूनों से कुरेद दिया गया और आंखें निकाल दी गई। उसके माथे पर एक भयानक घाव के निशान भी थे। शिनाखा में ये लाश वहां के स्थानीय व्यक्ति का था। पुलिस ने इस केस कि एक जानवर के हमले का अंदाजा लगाकर बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे वारदात रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं और एक सवाल उठता है कि प्रशासन और पुलिस ऐसी घटनाओं के लिए भविष्य में कितनी तैयार है। अखबार बंद कर वो बुजुर्ग कहता है,
कब तक ऐसी वारदातें देश में होती रहेंगी? भगवान ही जानता है। इतने में 26 साल की लड़का उठा आता है और उस बुजुर्ग को देखकर कहता है, लड़का प्रणाम। ओसवाल साहब बुजुर्ग प्रणाम। उस लड़के ने काले रंग की टी शर्ट के ऊपर लाल रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनी है, सुंदर सा दमकता चेहरा, चश्मा और एक सुंदर सी मुस्कान। उसे देख बुजुर्ग प्रफुल्लित हो उठता है और पूछता है, ओसवाल साहब माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। लड़का पहचानेंगे वैसे, मेरा नाम अशोक है, आपसे फ़ोन पर 1 हफ्ते पहले घर के सिलसिले पर बात हुई थी। ओसवाल खड़े होकर, अरे है, याद आया। अशोक उपाध्याय, उस लड़के के पास आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अशोक, नहीं सर, सफ़र अच्छा रहा। ओसवाल, तुम्हारा घर तो तैयार है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं सुबह से। आओ तुम्हारा कमरा दिखा दूं, अपना सामान लेकर चलो। ये कह ओसवाल अशोक को उसके घर की ओर ले चलते हैं। अपने घर के ऊपर वाले फ्लैट का दरवाज़ा खोल कहते हैं, ओसवाल आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर जाते हैं। अशोक अपने बक्सा कमरे के अंदर लेकर आता है। बेटा, थे रहा तुम्हारा कमरा, खाना तैयार है, जल्दी से नहा धो लो, फिर मैं खाना कमरे में भिजवा देता हूँ। अशोक का, नहीं अंकल जी, मैंने खा लिया है, अब मैं सोना चाहता हूँ, सफ़र बहुत ही लंबा था। ओसवाल, ठीक है, तुम रेस्ट करो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। अशोक, ठीक है अंकल जी। ये कहकर ओसवाल घर के बाहर चले जाते हैं और अशोक दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर पलंग में अपना बक्सा रखा उसे खोलता है और उसके अंदर से अपने कुछ कपड़ों को उठा वो एक छोटा कमंडल निकलता है। उसे हाथ में लेने के बाद अचानक उसकी आंखें का रंग गाढ़े लाल रंग का हो जाता है और उसके माथे के सिरों राम चमकने लगता है। अशोक, अश्वत्थामा, कहाँ है तू? तेरे प्राण हरने हैं मुझे, उस चाय को खत्म करना है जो युगों युगों से चला आ रहा है। जिसकी भी पूजा करनी है तुझे कर ले, बहुत जल्द मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ। 62 आत्मनिरीक्षण। ताकोश के राज्य के पूजा स्थली। रात के 3 बजे नागराज ताकोरा अपनी तपस्या में लीन है और उसके साथ 3-4 नाग सैनिक जो ताकोश के साथ हवन कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ यो हवन में ये सामग्री अर्पण कर शक्ति के जागरण की कोशिश कर रहे हैं। उच्च गौरव थोड़ी दूर जमीन पर एक विशाल शमशान काली के प्रतिमा के समक्ष लेता हुआ है। उस विशाल प्रतिमा को नरमुंडल के माला और धतूरे के फूल से सजाया हुआ और चारों तरफ उस प्रतिमा के बड़ी मात्रा में धूप दीप जलाए गए हैं। उस पूजा स्थली में साकोश के वो खास सैनिक पूजा स्थानी की रक्षा कर रहे हैं। यो पूजा स्थली ताकोश के राज्य के नीचे स्थित है और बहुत कम लोगों की उस पूजा स्थली के बारे में पता है। उधर हस्तर गौरव के निर्जीव शरीर को देखकर सोचता है, हस्तर महाराज की आज्ञा अनुसार मैंने गौरव के कारागार के आसपास शक्तिशाली भैरव कवच लगा दिया था जिसके कारण वह कोई भूत प्रेत गौरव से संपर्क न कर पाए। उधर बड़ी मुश्किल से गौरव मेरे कहने पर यहाँ इस पूजा के लिए आया था। भगवान करे कि नागराज ताकोश अपने तंत्र पूजा से अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर ले। गौरव की आत्मा को उस सिद्धराज के शक्तियों से पूर्ण मिलाप करने के लिए ही वे पूजा हो रही है। ताकोश के अनुयायी निरंतर मंत्र जाप से हवन में आहुति डाल रहे हैं और ताकोश अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए ध्यान में बैठा है। उधर गौरव की प्राण वाक्ति को एक अलग अनुभूति हो रही है। गौरव एक बेहद ही अंधेरे जगह में खड़ा है और वो जगह धुएं से भरा हुआ है। उस आसपास के माहौल में किसी और के उपस्थिति का पता लगाने के लिए गौरव छिलके कहता है, गौरव कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? लेकिन कोई आवाज़ उसे ना ही सुनाई देती ना ही कोई उसे दिखाई देता है। ये देख गौरव सोचता है, गौरव ये कैसी जगह है? इतना सम्राटा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। आसपास देखते हुए मुझे तो बस इतना याद है कि आखिरी बार हस्तर ने मुझे उस पूजा स्थली पर लाया गया और उस ताकीश और दूसरे नाग दानव हवन कर रहे थे और उसके बाद मेरी आंखें इधर खुली हैं। कहीं उन लोगों ने इधर मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, लेकिन इतना सजाटा जिसके कारण मैं अपने दिल की धड़कन की महसूस कर सकता हूँ। कौन सी जगह है ये? ताकोश अपनी तपस्या में लीन है और तभी एक बहुत बड़ी आंख उस अंधेरे को चीरती हुई गौरव के सामने आके खड़ी हो जाती है और गौरव से पूछती है, आंख कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? गौरव डर के, मैं गौरव हूँ, आप कौन हैं? तभी एक और आंख उस आंख से बिल्कुल पास खुलती है और कहती है, आंख, अच्छा तो तुम ही गौरव हो, बहुत साल इंतजार कर वाया है तुमने। मैं सिद्धराज हूँ जिसको तुमने अपने स्वार में देखा था। मेरी ही आधी शक्ति तुम्हारे शरीर में वास करती है और तुम भूत प्रेतों से बात मेरे माध्यम से ही कर सकते हो। तभी उस अंधेरे में वो दोनों आंखें गौरव से दूर चले जाते हैं और धीरे धीरे एक विशाल सिद्धराज का शरीर उभर के जाता है। एक बेहद ही विस्मयकारी योगी जिसकी शक्ति गौरव ने भी अपने सपने में महसूस की थी। वो गौरव से पूछता है, सिद्धराज तो तुम मेरी शक्तियों को लेने आए हो? गौरव रागत्या, कैसे शक्तियाँ? हस्तर ने मुझे इसके बारे में
बताया था, लेकिन फिर भी मुझे इसका वृतांत सुनाए। आप कौन है, मैं कहाँ है, और ये किन शक्तियों की बात हो रही है? सिद्धराज, तुम अभी ताकोश के गिरफ्त में हो। मैं वहीं सिद्धराज योगी हो जिसके शक्तियों के कारण ताकोश ने मेरी बत्ती बधाई थी, और अब ताकोश उन शक्तियों को तुम्हारे अंदर स्थापित करना चाहता है। गौरव, लेकिन वो क्यों ऐसा करना चाहता है? सिर्फ मैं ही क्यों, और उसका उद्देश्य क्या है? सिद्धराज, मेरे व्याख्या तुम्हारे अंदर सवाल उत्पन्न करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें संपूर्ण इतिहास बताऊं, ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाए। सिद्धराज अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति से गौरव की आंखें की और अपना हाथ करता है और अपनी एक विशाल उंगली गौरव के माथा पर रखता है, जिसके बाद गौरव का माथा चमकने लगता है और गौरव सब कुछ देखने लगता है। उसे सिरों रत्न नागवंशियों का इतिहास मानियो 14 भुवनी ताकोश के उद्देश्य सिद्धराज की मृत्यु हठीनाथ और सभी जरूरी तथ्यों के बारे में पता चलता है। सिद्धराज, तुम जो देख रहे हो ये उस खूनी इतिहास के पन्ने हैं जिसने हजारों जाने ली, और आगे एक भयानक भविष्य के संकेत हैं जिसमें और कई मासूम मरेंगे। सब कुछ दिखाने के बाद सिद्धराज अपने उंगली गौरव के माथे से हटा देता है, जिसके बाद गौरव को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके सिद्धराज कहता है, सिद्धराज, तुम्हें मैं अपनी शक्तियां दे सकता हूं, क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जिसके मंत्र में किसी तरह का कोई लालवा नहीं है, और तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन मन और मस्तिष्क कभी भी नकारात्मक हो सकता है और भयानक शैतान बनने में देरी नहीं लगती। तो मुझे एक कारण बताओ कि तुम इन शक्तियों के हकदार क्यों हो? गौरव अपना सर झुकाकर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता और ना ही किसी को मरते हुए देख सकता है। मुझे एहसास है कुछ खोने पर कैसा लगता है। सिद्धराज संतुष्ट होकर, बहुत बढ़िया गौरव, ताकोश तंत्र साधना से ये शक्ति मुझ में स्थापित करना चाहता है ना? सिद्धराज, हाँ, लेकिन शक्ति का स्थानांतरण तुम्हारी और मेरी मर्जी से हो सकता है, किसी और की इच्छा या शक्ति से नहीं। और हमने जो भी बातें की ताकोश को उसका पता कभी नहीं चलेगा। मेरी शक्ति को भेद अपना उसके लिए असंभव है। सिद्धराज एक धुएं में परिवर्तित होते हुए, अब से मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। मेरी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना। ये कहकर सिद्धराज पूर्ण रूप से धुएं में बदल जाते हैं और गौरव के मंत्र और मस्तिष्क में घुस जाते हैं। धीरे धीरे गौरव सब कुछ देखने लगता है और उसे उस शक्ति को अपने अंदर आते हुए महसूस होती है। वो कहता है, गौरव में सिद्धि कितनी शक्तिशाली है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल कभी किसी बुरी चीज के लिए नहीं करूंगा। गौरव का बशरीर चमकने लगता है, जिससे देखकर हस्तर चौंक कर कहता है, हस्तर, इसका शरीर तो चमक रहा है, इसका मतलब पूजा सफल रही। ताकोश अपनी तपस्या से जाग जाता है और अपनी आंखें खोलता है। ताकोश, आखिरकार शक्तियां उस लड़के में स्थापित हो ही गई। ताकोश और उसके अनुयायी हवन को प्रणाम कर गौरव की ओर देखते हैं, जिसके अंदर प्रकाश का बहाव अब बहुत ही ज्यादा है और उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगता है। ताकोश गौरव के समक्ष आके खड़ा हो जाता है। ताकोश गौरव के चमकते शरीर को देखकर कहता है, अब ये सब कुछ देख पाएगा। थोड़ी देर हवा में तैरने के बाद जब गौरव के अंदर शक्ति स्थापित हो जाती है, तब वापस वो अपनी मामूली अवस्था में आ जाता है और जमीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन हस्तर अपने हाथों से गौरव के बेहोश शरीर को पकड़ लेता है। ताकोश कहता है, नाकोशा हस्तर, गौरव के शरीर की देखभाल करो, अपनी नई शक्तियों के कारण वो थोड़ी देर और बेहोश रहेगा। हस्तर, पर जैसा आप कहें महाराज, मैं इसकी देखरेख करूंगा। ताकोश सोचते हुए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सिद्धराज की आत्मा को भेद ना पाया। ना जाने इन दोनों के बीच क्या बातें हुई होगी, क्योंकि बिना दोनों के समझौते के इन दोनों के बीच शक्ति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। बस गौरव कुछ भी करे, मुझे धोखा ना दे, नहीं तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी उधर एक जोरदार धमाका होता है और उस पूजा स्थली की मीनारें हिल जाती है। ये देख ताकोश चौंक जाता है। ताकोश, ये क्या हुआ? हस्तर को देखकर, गौरव को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। हस्तर, जी महाराज। ये कहकर हस्तर गौरव के शरीर को अपने पीठ पर लाद कर वहां से निकल जाता है। उधर धमाके के हिस्से से धुएं को चीरते हुए सरकाक्ष अपने सैनिक लेकर यहां आता है और सरकाक्ष ताकोश को देखकर कहता है, सरकाक्ष, तुम में आत्मनिरीक्षण की कमी है, इसलिए तुम गलत रास्ते पर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़े जा रहे हो, और आज मैं तुम्हें मार के इस गति पर रोक लगा दूंगा। CH-63 सर्प युद्ध। ताकोश की पूजा स्थली। सुबह के 5 बजे सरकाक्ष ने ताकोरा के राज्य पर अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है। वो अभी अपने शक्तिशाली सैनिकों के साथ उस पूजा स्थली में खड़ा है। उधर हठीनाथ द्वारा दिए गए लड़ाके ताकोश को घर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन ताकोश उन्हें
धकेलकर आगे खड़ा हो जाता है। सरकाक्ष अपनी खुनी आंखों से ताकोस की ओर देखकर कहता है, सरकाश, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। मृत्युमाली को मार के, इस तांत्रिक गतिविधि को मान के, लोगों की हत्याएं करके और मुझसे झूठ बोल के अब तू ऐसा स्थान में पहुंच चुका है जहां पे सही और गलत की सारी सोच पीछा छोड़ आ चुका है तू। ताकोश हंसते हुए, तो तुम्हें मृत्युमाली की मौत के बारे में पता चल ही गया। अच्छा है, अब भी समय है सरकाक्ष मेरा साथ दो। तुम जैसे शक्तिशाली नाग को शक्ति की अवहेलना करना शोभा नहीं देता। सरकाश क्रोध में, शक्ति के मायने तुम क्या जानो ताकोश? भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने स्वार्थ के लिए उस महान नाग सिद्धांत की अवहेलना कर दो जिसके कारण तुम्हें ये राज्य मिला है। इसी स्वार्थ के कारण नाग समाज विभाजित हुआ और यही स्वार्थ सभी तुमको ले डूबेगा। ताकोश में स्वार्थ नहीं है सरकाक्ष, ये भरोसा है मुझे अपनी शक्तियों पे और अहंकार है अपने बाहुबल पे। मैं बहुत जल्द अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा और उन सभी का नाश करूंगा जो मेरे मार्ग में आएंगे। सरकाश कोत में सैनिकों, इन सभी को यहाँ मारकर खत्म कर दो, कोई भी बचने ना पाए। ताकोश सैनिकों आक्रमणा। सरकाक्ष और ताकोस की सेनाएं आपस में टकराती हैं और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सभी नाग सैनिक भयानक सर्पों के रूप लेकर एक दूसरे से भीड़ पड़ते हैं। जहां ताकोस के सांपों का रंग सफेद होता है, उच्च सरकाक्ष के सांपों का रंग काला। एक दूसरे पर विषैले बदल छोड़ एक दूसरे को मारने की भिड़ंत शुरू होती है। उप सरकाक्ष के शक्तिशाली नाग अपने मुंह से भयंकर अग्नि वर्षा कर उस पूरे पूजा स्थली में आग लगा देते हैं और वो पूजा स्थली तेजी से जलने लगती है। ताकोश अपने शक्तिशाली सैनिकों को कहता है, ताकोश अपने शक्तिशाली सैनिकों करें, तुम लोग मेरे राज्य के घायलों और निष्पाप की रक्षा करो। एक शक्तिशाली सैनिक और आप? ताकोश मुझे इतना दुर्बल मत समझो, जाओ और आशा का पालन हो। 7 शक्तिशाली सैनिक जो आज्ञा महाराज ते सैनिक आज्ञा अनुसार यहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी सरकाक्ष अपने तलवार से ताकोश पर हमला करता है और ताकोश भी अपना तलवार निकाल सरकाक्ष के हमले का जवाब देते हुए कहता है, ताकोश, तो आखिरकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो ही गई कि हम लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन गए। सरकाक्ष, इन परिस्थितियों के जन्म देता तुम ही हो और तुम्हारे कारण ही आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। ताकोश हंसता है और अपनी तलवार एक और फेंक कर अपना भयानक सर्प रूप उत्पन्न करता है। उस विशाल सर्प को देख सभी सैनिक वहां से भागने लगते हैं। सरकाक्ष भी क्रोध में अपना भयानक सर्प रूप जागृत कर ताकोश से भी पड़ता है और दोनों में भीषण लड़ाई होती है। उधर 7 सैनिक पूजा स्थली के बाहर आ जाते हैं और उस राज्य में सरकाक्ष के हमलावरों से लोहा लेना प्रारंभ करते हैं। इन साली योद्धाओं के नाम सुरभु सुरभि, सुरभिक्षु, सुबाहु, सुमेशु, सुरतर और सुमेक्ष था। इन सब योद्धे अपनी अपनी सिद्धियों के महारथी थे। उस समूह का नेतृत्व सुबाहु करता था। सुबाहु अपने अनुयायी को कहता है, सुबाहु सभी अलग अलग होकर महाराज ताकोश के आदेश का पालन करे। सुबाहु की आज्ञा मान सभी ताकोश के राज्य में अलग अलग जगह चले जाते हैं। सुरभु और सुरभि भाई बहन होते हैं और उनकी सिद्धियां एक ही जैसी होती हैं। वो उधर पहुंच जाता है जहां सरकाक्ष की सेना ताकोश के राज्य में जमीन पर घायल सैनिकों पर हमला कर रहे होते हैं। वो 4 सैनिक ताकोश के घायल सैनिकों को अपने पैरों और अपने भाले से मार रहे होते हैं। तब इन दोनों को देख उन सैनिकों में से एक पूछता है, सरकाक्ष का पहला सैनिक कौन हो तुम? लगता है नागराज ताकोश के समर्थक हो। तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों ही लिखी है। ये कहकर वो सैनिक उन पे हमला करता है, लेकिन सुरभि अपने जहरीली सांसें छोड़ देती हैं जिसके कारण सभी सरकाक्ष के सैनिक उसको सूंघ लेते हैं। उन सिपाहियों में से एक कहता है, सरकाक्ष का दूसरा सैनिक हमारे ऊपर किसी नाग के विष का असर नहीं होता, हमें मारने इतना आसान नहीं है। अचानक उस विष की सूपने के बाद उन 4 सैनिकों का शरीर पत्थर में बदलने लगता है और वहां कुछ ही देर में सब पत्थर के बूट बन जाते हैं। सुरभु जमीन घर घायल पड़े ताकोश के सैनिकों को एक एक कर उठाता है। उनमें से एक सैनिक उनसे पूछता है, घायल सैनिक, हमने भी इस विष को सूप लिया था, क्या हम भी पत्थर के बूट बन जाएंगे? सुरभु, नहीं, हम में नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन मूर्ति बन सकता है और कौन नहीं। समीरे, अब चलो दूसरों को बचाते। दूसरी जगह सुरभिक्षु सरकाक्ष के सैनिकों से अकेले लड़ रहा है। उसकी शक्ति को देख सभी सरकाक्ष के सैनिक भयानक सर्पों में परिवर्तित होकर उस पर हमला कर रहे हैं। सुरभिक्षु कुछ हमले अपने भाले से झेल लेता है, लेकिन सरकाक्ष के सैनिकों की बढ़ी हुई शक्तियों को देख सुरभिक्षु हंसता है और अपने हाथ पर अपने तलवार से एक धारी बनता है और उस नाग के हाथ 4 बूंद हरा खून जमीन पर गिरता है, जिसके बाद तुरंत सुरभिक्षु अपने धाव को एक कपड़े से बांध देता है, जिसे देख सरकाक्ष के सैनिक कुछ देर के लिए लड़ाई करना रोक देते हैं। सुरभिक्षु, अब तुम सब मरोगे। उस 4 बूंद खून से 4 सुरभिक्षु उत्पन्न होते हैं और सभी मिलकर सरकाक्ष के सैनिकों को मार देते हैं।
इन सभी बहुरूपियों में एक समान शक्तियां होती हैं। उतने में सरकाक्ष के और सैनिक उधर आते हैं और अपने साथियों को मारा हुआ देख उन पांचों सुरभिक्षु को देखते हैं। सुरभिक्षु उन सभी को देखकर हंसते हुए अपने बहुरूपियों को कहता है, सुरभिक्षु अपने बहुरूपियों को देखकर इन सब का खत्म कर दो। जिसके बाद चिल्लाते हुए सभी सुरभिक्षु सरकाक्ष के सेना पर हमला कर देते हैं। वहां सुमेधु और सुरतर राज्य में लगे हुई आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकोश और सरकाक्ष के लड़ाई के कारण वो महल टूटने लगता है। सुरतर अपने आप को संभाल के कहता है, सुरतर नागराज ताकोरा और नागराज सरकाक्ष के लड़ाई के कारण ये पूरा महल तहस नहस हो रहा है। हमें जितना हो सके लोगों को बचाना होगा। सुमेधु ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुमेधु अपने कंधे पर लगे हुए बैग से थोड़ी मिट्टी निकालता है और हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण करता है, जिसके बाद वो मट्टी जमीन पर फेंक देता है और धरती से 5 शक्तिशाली पत्थर के इंसान निकलते हैं, जिनकी लंबाई 4 फीट को होती है। तभी एक बड़ी मीनार उनके ऊपर गिरने वाली होती है, जिससे सुरतर अपने हाथों से पकड़ लेता है। सुमेधु उन पत्थर के मूर्तियों को देखकर कहता है, सुमेधु जल्दी इन टूटती हुई मीनारों को गिरने से बचाओ। इतना कहने मात्रा से वो 5 मूर्तियां भागकर 5 अलग अलग मीनारों को पकड़ लेते हैं और अपने आप को उनसे मिलकर उन मीनारों को जोड़ देती हैं। सुरतर वाह, बहुत बढ़िया सुमेधु। सुमेधु अपने शक्ति से 20 और पत्थर के इंसान प्रकट करता है और वो सभी टूटते हुए मीनारों के पास जाकर उन्हें गिरने से रोकते हैं। इतने में सरकाक्ष के सैनिक उधर आते हैं। सरकाक्ष के सैनिक, ये तो ताकोश के सैनिक हैं, इनको सात्य करो। ये कहकर सभी 20 सैनिक सुमेधु और सरतक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सुमेधु अपने हाथ जोड़कर कहता है, सुमेधु ऐसा संभव नहीं। वो मंत्र जप कर सभी सरकाक्ष के सैनिकों को चांदी में डाल देता है और सभी एक दूसरे को दुश्मन समझकर खत्म कर देते हैं। लेकिन लाकोश और सरकाक्ष की लड़ाई बढ़ती ही चली जाती है, जिसके कारण सरकाक्ष बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और पूरा महल गिरने लगता है। ये देख सुमेधु और सुरतर वहां से भाग जाते हैं। उधर हस्तर सरकाक्ष के सैनिकों के साथ अकेले युद्ध कर रहा है। उसने गौरव के बेहोश शरीर को जमीन पर रख दिया है और उसका साथ समक्ष दे रहा है और वो दोनों मिलकर सरकाक्ष के सैनिकों से अकेले ही भीड़ रहे हैं। तभी अचानक एक मधुर सी सुगंध उधर आने लगती है और सभी उस खुशबू को सूंघकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सरकाक्ष का सैनिक, कितनी मधुर सुगंध है। हस्तर सूंघने के बाद मैं खुशबू आ कहाँ से रही है। सुमीक्षा, हस्तर अपनी नाक बंद करो, ये कही। इतना कहते हैं वहां खड़े सभी सरकाक्ष के सैनिक एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगते हैं। ये देख हस्तर चौंक जाता। हस्तर, ये क्या, ये सभी तो चक्कर खाकर गिर रहे हैं और मुझे भी चक्कर आ रहा है। मुझे। हस्तर और सुमेक्ष भी जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। उबर इक्वल्स ताकोश सरकाक्ष को बड़े ही बेरहमी से घायल कर देता है और सरकाक्ष जमीन पर गिर पड़ता है। उनके लड़ाई के बाद वो महल का आधारशिला टूटने लगती है और दोनों अपने विशाल नाग रूप को छोड़ अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। खून से लथपथ ताकोश लहूलुहान सरकाक्ष के पास जाता है और जमीन पर पड़े तलवार उठाकर कहता है, ताकोश अब नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। वो सरकाक्ष को मारने वाला होता है, तभी हतिनाथ की एक आवाज ताकोश को सुनाई देती है, हतिनाथ शिय, मेरे पास आओ अपने सैनिकों को लेकर, ये मेरी आज्ञा है। ताकोश, ठीक है गुरुदेव। तलवार नीचे फेंककर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कहकर ताकोश उधर से गायब हो जाता है और वो महल अब टूटने लगता है। आसमान में ताकोश प्रकट होता है और अपने हाथ जोड़कर मंत्र जाप करता है और उसके सभी साथ पोद्धा उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। ताकोश, चलो, गुरुदेव ने बुलाया है। CH-64 अनुभूति, इसका हेडक्वार्टर दीपक का केबिन। सुबह के 10 बजे दीपक फोन कॉल में किसी से बात करते हुए, दीपक का, आप समझिए सर, अगर मुझे फंड्स की कमी होगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे हमारे कई एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन सर, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं 500 अफसरों की यूनिट चलाता हूँ और मुझे कई डिटेल्स में काम करना होता है। पर सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन ठीक है, जैसा आप कहें नेताजी। दीपक जोर से फोन पटकवा। दीपक का, ये इतना मुश्किल है इसको चलाना, कभी कलेंगे पार्टी को नहीं तो ऑपोजिशन को मास खान लगाओ काम निकलवाने के लिए। इतने में दीपक के केबिन के बाहर कोई नॉक करता है। दीपक, कम इन। सीनियर अफसर सर, ये कुछ सैटेलाइट इमेजेज हमारे हाथ लगे हैं, आपको ये देखना चाहिए। दीपक उन फोटोज को हाथ में लेकर देखता है। वो एक सैटेलाइट की ऊपर से ली हुई एक उबाड़ खाबड़ जंगल की तस्वीर है। उन फोटोज को देखकर दीपक पूछता है, दीपक, क्या है ये?
सीनियर अफसर सर, ये वही लोकेशंस में से एक हैं जिन्हें हमने टॉर्चर करके उन दानवी को उगलवाए थे। सैटेलाइट के हिसाब से ये तबाही किसी भूकंप की होनी चाहिए पर है नहीं। ये जगह उस घने जंगल की तस्वीर है जो राजस्थान में पड़ता है। दीपक, फोटोज देखते हुए, अगर ये जगह भूकंप से नहीं उजड़ी तो ऐसा क्या हुआ कि जमीन इतनी बुरी तरह से नष्ट कैसे हुई? सीनियर अफसर सर, सूत्रों के हिसाब से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, किसी विस्फोटक से इस जगह का उड़ाया गया होगा जो मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि जंगल के इस हिस्से में मनुष्य ज़्यादा आते नहीं हैं। और दूसरा हो सकता है कि इस जगह एक बहुत भयानक लड़ाई हुई है। दीपक का लड़ाई? किसकी लड़ाई? सीनियर अफसर, इस जगह पर उस नागों का राजा ताकोश का राज्य और उसका महल था और इस राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा धरती के नीचे होता है। प्रतीत होता है कि जमीन धंसने के कारण ताकीश का राज्य पर किसी का हमला हुआ हो। दीपक, फोटो टेबल पर रखा कर। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सीनियर अफसर सरकाक्ष, दीपक की आंखें चमक उठती हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार इन दोनों नाग जातियों में कुछ ऐसे सर्प हैं जो अपना आकार बेहद ही विशाल कर सकते हैं और ताकोश को टक्कर देने का समर्थ इसी सरकाक्ष में है और किसी में नहीं। दीपक, ये सैटेलाइट ने ये फोटो कब ली? सीनियर अफसर, ये फोटो आज सुबह 3-5 बजे के बीच की है। लगता है जो भी परिवर्तन हुआ वो इसी समय पर हुआ। हालांकि ये हमारा आकलन है, यकीन से हम कुछ भी नहीं कह सकते। दीपक खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक स्पेशल टीम इस इलाके की छानबीन करने के लिए रवाना करो और जल्द से जल्द मुझे इस पर अपडेट दो। सीनियर अफसर, ठीक है सर। ये कहकर वो अफसर केबिन से बाहर चला जाता है और दीपक अपने केबिन की खिड़की से बाहर की ओर देखता रहता है। एक घनघोर जंगल। सुबह के 11 बजे गौरव की आंखें खुलती हैं और अचानक से सब कुछ दिखाई देने लगता है। गौरव, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है आसपास देखकर। अरे, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या ये सच है कि सपना? वो अपनी आंखें पड़ी घड़ी बंद करके और खोल के देखता है, पर उसे सब कुछ वैसे ही दिखाई देता है जैसे पहले दिखाई दे रहा था। गौरव, कुछ बदल नहीं रहा। लगता है मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे? तब उसे पिछली रात की घटना और सिद्धराज की बातें याद आती है। लगता है कि सिद्धराज की शक्तियां मेरे अंदर स्थापित हो ही गई हैं जिसके कारण मैं अब सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। बड़ी ही विचित्र अनुभूति है थे, लेकिन मैं हूँ कहाँ पे? गौरव बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ जाता है और उसके बदन पर काफी चोट के निशान हैं और उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वो उस जंगल को देखता है। वो बहुत देर से एक बड़े पेड़ के पास बेहोश पड़ा हुआ था, असमंजस में आते हुए है। गौरव विचार करते हुए कहता है, गौरव, मैं तो नागों के कारागार में था, तो इधर में कैसे आ गया? क्या हस्तर ने मुझे यहाँ लाया है कि इसके अफसरों ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी आंखें बंद करके सोच गौरव, सोच कल रात क्या हुआ था। एक छोटी सी याद उसे बार आती रहती है, जब वो हस्तर के पीठ में लदा हुआ है और हस्तर दौड़ रहा है। कदमों की चाहत के कारण गौरव चौड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलता है। तब अचानक से हरुआ का भागना बंद हो जाता है और वो स्थिर खड़ा रहता है। गौरव इतना कमजोर होता है कि वो पलट के देख भी नहीं पाता कि ऐसा क्या कारण था कि हस्तर रुक गया था। फिर हस्तर गौरव को जमीन में रख देता है और उधर गौरव देखता है सिरकाक्ष के सैनिकों को जो हस्तर से लड़ने के लिए तड़प रहे थे। गौरव को इतनी कमजोरी महसूस होती है कि उसे उनकी बातें भी सुनाई नहीं देती और कुछ देर बाद गौरव की आंखें बंद हो जाती हैं। गौरव आंखें खोलकर, हाँ, कल रात तो मैं हस्तर के पीठ में लदा हुआ था, लेकिन कमजोरी के कारण मैंने हस्तर की बातचीत उन नागदानियों से होते हुए नहीं सुन पाया था। पर फिर भी मैं इस जंगल में कैसे आ गया? और मुझे उस नाग राज्य से निकला किसने? इतने में कुछ 20 फीट दूर गौरव को किसी के चलने की आहट आती है। गौरव, ये किसकी आवाज़ है? ऐसा लग रहा है कि कोई हाथी मेरे पास आ रहा हो। पड़ों के बीच जबरदस्त हलचल होती है और मैं देख गौरव डर के मारे पानी पानी होने लगता है। गौरव पे क्या कोई हाथी है ये शेर? वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन पत्तियों और दर्द के कारण उठ नहीं पाता। अचानक उसे एक 14 फीट का मनाव दिखाई देता है, जिसकी विशाल भुजाएं हैं और बेहद गठीला बदन। उसके सर पर भारी मात्रा में कपा बंधा हुआ है और त्रिशूल एक हाथ में लेकर वो गौरा को देखता है और मुस्कुराता है। अश्वत्थामा, तो तुम उठ गए। वो विशाल व्यक्ति 20 फीट की दूर केवल 2-3 कदम में पूरा कर लेता है और गौरव के पास खड़ा हो जाता है और उसको देख गौरव के पसीने छूट जाते हैं। गौरव, वह कौन है? ये राक्षस हैं या यक्ष? ये तो मुझे मारने आया है। हरते हुए गौरव चक्कर खाकर वापस बेहोश हो जाता है। वो लंबा आदमी और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा होता है। अश्वत्थामा, लगता है ये अभी भी बेहद कमजोर हैं, इसे आराम करना चाहिए। CH-65 जाल 1, सरकाक्ष का राज्य। घायल सरकाक्ष की मरहम पट्टी हो रही उसके नाग कन्याओं द्वारा। उस युद्ध के बाद उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन उसकी आंखें में वहीं तेज बरकरार हैं। 5 नाग
कन्याएं सरकाक्ष के घाव में लेप लगा रही हैं और फिर पट्टी कर रही हैं। इतने में सरकाक्ष का एक सैनिक आता है और सर झुककर कहता है, सैनिक महाराज, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। सरकाश, उन्हें अंदर भेज दो। सैनिक, ठीक है महाराज। ये कहकर वो सैनिक यहाँ से चला जाता है। अपना हाथ उठाकर सरकाक्ष अपनी नाग सेविकाओं से कहता है, सरकाक्ष आप सब जा सकते हैं। नाग सेविकाएं हाथ जोड़कर, जो आज्ञा महाराज। सभी नाग सेविकाएं सरकाक्ष के कक्ष से बाहर चले जाता हैं और उनके जाने के बाद सरकाक्ष का मुख्यमंत्री कक्ष के अंदर जाता है और उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करके कहता है, मुख्यमंत्री प्रणाम महाराज। सरकाश, प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ। मुख्यमंत्री, आपके आदेश अनुसार सभी घायल सैनिकों को चिकित्सक सहायता दे दी गई है और कई लोगों की हालत अभी ठीक है और मृत सैनिकों की अंत्येष्टि कर दी गई है। अभी भी ताकोश के राज्य के अवशेषों को हम खंगाल रहे हैं ताकि अगर हमें हमारे मृत सैनिकों की और लारों मिले तो हम उनके अंतिम संस्कार कर सके। सरकाक्ष और ताकोश के सैनिक की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री हंसकर बोलता है, महाराज, ताकोश के राज्य पर हम बिजली बन के टूटे और उनके कई सैनिकों को हमने मार गिराया और जो बच गए उन्हें राज्य के अन्य लोगों के साथ हमारे कारागार में डाल दिया है। सरकाश सोचते हुए, और ताकोश, कुछ पता चला उसके बारे में। मुख्यमंत्री, नहीं महाराज, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने कुछ मंत्रियों को भी गिरफ्त में लिया है और उनसे ताकोश से संबंधित जानकारी निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपना राज्य छोड़कर भाग गया है। सरकाश खड़ा होकर, वो भगा नहीं है, वो बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रहा है। जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैं बुरी तरह से जख्मी था। अगर वो चाहता तो मुझे वहीं मार सकता था, लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो तुरंत वहां से चला गया। उसके शब्द, ठीक हैं गुरुदेव, हमारे मन में संदेह उत्पन्न करवा रहा है। मुख्यमंत्री, गुरुदेव। सरकाश, हो गुरुदेव, वो जरूर कोई भयानक षड्यंत्र पाले हुए बैठा है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि कौन उसकी सहायता कर रहा है। मुख्यमंत्री को देखकर, तुम्हें क्या लगता है ताकोश का गुरुदेव कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ महाराज, क्योंकि पूरे व्योम साम्राज्य का केवल एक ही गुरु था, उसके सिवाय उनमें से किसी ने किसी गुरु परंपरा का अनुसरण नहीं किया। सरकाश, हठीनाथ, क्या कह रहे हैं तुम। वो तो एक मनुष्य था। कोई मनुष्य इतने साल धरती पर जीवित नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री, मानता हूं महाराज कि मैं गलत हो सकता हूं, परंतु ये बात आपसे भी छिपी नहीं है कि हठीनाथ एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था। उसकी योग साधना सर्वोच्च कोटि की है। ऐसा कई उद्धरण मिले हैं कि हठीनाथ सामान्य योगी मृत्यु से ही परे ह जाते हैं। सरकाश, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, हमारे गुप्तचार चारों और बिठा दो और पता लगाओ पे साकोस कहाँ हैं, और उसके अलावा हठीनाथ के बारे में भी पता लगाओ। मुख्यमंत्री, जो आज्ञा महाराज। सरकाश, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ये कहकर ताकोश अपने सिंहासन पर बैठने जाता है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री को वहीं खड़ा देख पलट के पूछता है, सरकाश, और कुछ कहना है। मुख्यमंत्री, हाँ महाराज, आपको उन 7 सैनिकों का विवरण देना था जो हाल फिलहाल में ताकोश के मुख्य सैनिक बांके उभरे हैं। सरकाश अपने सिंहासन पर बैठकर, सैनिक, कौन सा सैनिक। मुख्यमंत्री, महाराज, आपने वे युद्ध अवश्य जीता हो, परंतु हमारे सैनिक उन सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं जो ताकोश के राज्य में थे। हमारे सैनिकों के अनुसार इन 7 योद्धाओं में सबके पास अपनी खुद की सिद्धि है जिसका सामना करना संभव नहीं। इन 7 योद्धाओं ने मिलकर हमारे सैनिकों की बड़ी मात्रा में हत्या की है और इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद हमने उनमें एक को भी ना ही पकड़ाना मारा। प्रतीत होता है कि ताकोश की सुरक्षा के लिए वो भी उसके साथ गायब हो गए। सरकाक्ष, और ये योद्धा हाल फिलहाल में ताकोश की सेना का अंग बना है, सही कहा ना। मुख्यमंत्री, हाँ महाराज, मैं अपने गुप्तचरों से इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर आपके समक्ष जल्द पेश होने की कामना करूंगा। सरकाश, ठीक है, इस भयानक जाल को हमें कैसे भी बर्बाद करना होगा। कार्य पर लग जाओ और मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। मुख्यमंत्री, ठीक है महाराज। ये कहकर वो मंत्री सर झुकाने के बाद सरकाक्ष के कक्ष से चला जाता है। उधर रवि, रोहन और सुनैना लाशों की जांच पड़ताल करने के लिए फूलपुर नामक गांव में गए, जो प्रयागराज के निकट स्थित एक छोटा सा कस्बा है। रोहन और रवि वहां के पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल करने जाते हैं। वहां के पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर उन्हें कुछ तस्वीरें देता है जिसे रवि देख रहा है। इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर, इस लड़के के नाम मोहित हैं। वे पास के एटीएम में चौकीदारी करता था। मौत वाले दिन इसकी नाइट शिफ्ट थी। घर से तो ये काम के लिए बाहर निकला था, लेकिन फिर घर नहीं पहुंचा। इसकी पत्नी ने हमें कॉल कर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जब हमने छानबीन की तो इसकी लाश पास के जंगल से बरामद हुई।
रवि, तस्वीरें देखने के बाद मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर, धारदार दांतों और नाखूनों से खून हुआ देखने से लगता है कि किसी जानवर ने मारा हो। रवि, किसी पे शक? इंस्पेक्टर, नहीं, जैसे ही हमें ऊपर से ऑर्डर जाया हमने वे फाइल बंद कर दी। रोहन, ऐसी और कोई मौतें हुई है यहाँ पे? इंस्पेक्टर, नहीं, ये पहली मौत है जो प्राकृतिक ही जान पड़ती है। रवि, हम लाश को देख सकते हैं क्या? इंस्पेक्टर हंसने लगता है, अब केस ही बंद हो गया तो हम लात को रख के क्या करेंगे? इसके परिवार को लाश दे दी ताकि वो मोहित का अंतिम संस्कार कर दे। रवि, घोड़ा सा निराश होते हुए, उस लाश के कपड़े मिल सकते हैं क्या? इंस्पेक्टर, हाँ, लाश के कपड़े हैं हमारे पास, हम आपको देते हैं। हवलदार को देखकर बिरजू, मोहित के कपड़े लाना तो हवलदार हो सरकार, लेके आता हूँ। रोहन, जिस दिन इसकी हत्या हुई थी उस दिन अमावस था? इंस्पेक्टर, शायद रहा होगा, गौर नहीं किया। हवलदार पे लीजिए, एक कवल आके देता है। रवि वो हवलदार से थैला ले लेता है और उठ के कहता है, रवि शुक्रिया, अब आगे ऐसी कोई भी मौतें हो तो हमें ज़रूर इत्तला करना। इंस्पेक्टर खड़े होकर हाथ मिलता है, हाँ सर, जरूर करेंगे। रवि और रोहन बारी बारी से इंस्पेक्टर से हाथ मिलके पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। रात में रवि, रोहन सुनैना के कमरे में जाते हैं और रधि के हाथ में थोक कवा होता है जो उसे पुलिस स्टेशन से मिली थी। सुनैना के दरवाजे पर खटखटा है और सुनैना दरवाजा खोलती है। सुनैना, अंदर आ जाओ। दोनों रवि और रोहन अंदर आते हैं। रोहन के हाथ में एक थाली चिकन 65 की होती है। उसे देख सुनैना चिढ़ती हुई कहती है, सुनैना, अरे इसे क्यों लेकर आया है? पता नहीं, मैं शाकाहारी। रोहन, ये तो मेरे लिए है, तेरे लिए थोड़ी। तू तो बस ये सोच कि तेरे कमरे में कोई मांस मच्छी है ही नहीं। ये कहकर रोहन सुनैना के पलंग से चिपके लैप टेबल पर रख देता है। रवि सुनैना को देख के पूछता है, रवि, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सवेरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अकेले छोड़ दिया था ताकि आराम कर इक्वल्स पाओ। सुनैना, अब थोड़ा ठीक है, लगता है मेरा शरीर उस एंटिटी को झोलने लायक बन रहा है। रवि, कवर दिखाकर, तुम्हारी एक मदद चाहिए। सुनैना कवर खोलकर खून से सनी शर्ट निकलता है और सुनैना को दे के कहता है, क्या तुम इस शर्ट से उस एंटिटी की गंध पहचान पाओगी? सुनैना शर्ट पकड़कर कोशिश करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती हैं और एकदम से सुनैना की जगह वो डायन उसके शरीर पर कब्जा करती हैं। तो यही कपड़ा में मरा था वो। उसकी लाल आंखें देख रोहन डर जाता है। रोहन सोचते हुए, हे भगवान, कभी सोचा नहीं था कि मैं एंटिटी के इतने करीब बैठूंगा। रोहन और रवि सुनैना के पास अपने अपने चेयर पर बैठे हुए हैं और सुनैना अपने पलंग के ऊपर उस खून से सनी हुए कपड़े को सूंघकर वो डायन कहती हैं, सुनैना, सूंघने के बाद इस कपड़े से 2 लोगों की गंध आ रही हैं। वो बाकी के सामान को कवर से निकलकर सूंघती हैं, जैसे कि मोहित के कपड़े, पड़ी, पस और रुमाल और शून्य पस को सूंघने के बाद इन दोनों चीज से एक ही आदमी की सुगंध आ रही है। मतलब ये गंध उस मरे हुए आदमी मोहित की ही है। रवि, जाहिर है कि उस एंटिटी की मिहित के पस और कमाल पर कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए सिर्फ मोहित के सिवाय किसी और की गंध उन पे नहीं मिलेगी। सुनैना को देखकर, क्या तुम इस गंध का पता लगा सकती हो? सुनैना, डायन, नहीं, इस जगह उसकी गंध नहीं है। मुझे एक बार उस जंगल में जाना पड़ेगा जहां उस मोहित नामक मनुष्य की लारा मिली थी। इतने में रवि को एक फोन आता है। अपना कॉल उठाकर रवि बात करने लगता है। रवि, हेली, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्या, कब? ठीक है सर, हम आज रात की हो निकलते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। रोहन, क्या हुआ? रवि, इसके ऑफिस से फोन था, एक और मौत हो गई है और हमें अभी के अभी उस जगह के लिए निकलना पड़ेगा। CH66 पहेली 1। सुनैना के होटल के कमरे में रात के 8:30 बजे। सुनैना, हमें वो लाश चाहिए ताकि हम उसकी शिनाख्त कर सके। रवि, उन लोगों ने लाश को मॉर्चुअरी में रखवा दिया है ताकि हम उस लात की जांच पड़ताल कर ले, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। रोहना, कौन सी बात? रवि, यही कि इस लाश पर भी वैसे ही हमले के निशान है जैसे बाकियों में थे, लेकिन उसके अलावा वो लाश पूरी तरह से जली हुई थी। रोहन, जली हुई? रवि, हाँ, सर पर चोट, शरीर पर घाव और पूरा शरीर जला हुआ। क्या उस एंटिटी ने हमले करने का पैटर्न बदल दिया है क्या? रोहन, अरे, सुनैना से ही पूछ ली, ये भी तो एक डायन है। इतनी में रोहन की नज़र उसके चिकन 65 पर जाती है जो अब वो डापन खा रही हैं। अरे, वो मेरे लिए था, क्यों खाया तुम तो शाकाहारी थी। सुनैना, डायन पोर्ट से खाने के बाद भूख लगी थी मुझे। ये मांस तो बेहद करारे हैं, क्या और मिल सकता है मुझे? रोहन, नहीं, पहले हमारे सवालों का जवाब दो।
सुनैना, डायन, क्या कहा, मुझे मांस नहीं दोगे तुम? रोहन डर जाता है, नहीं नहीं देंगे, जरूर देंगे, पर कुछ सवालों के जवाब दे दो। सुनैना, डायन, पूछो, क्या पूछना है? रवि उस बात को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन पर रिकॉर्डर को ऑन करता है। रोहन पूछता है, रोहन तुमने तो रवि की बातों को सुना ही होगा, क्या तुमने कभी किसी को जला के मारा है? सुनैना, डायन, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकती, मैं लाश देखकर ही अपनी राब दे सकती हूँ। रवि, मेरा एक सवाल था, तुमने इतने लोगों को मार के उनका भक्षण किया, क्या तुम किसी भी व्यक्ति को मार के उनका भक्षण करती हो या कोई पैटर्न होता है तुम्हारे पास? सुनैना, डायन, हम कभी भक्तों पर हमला नहीं करते, चाहे वो किसी भी भगवान के भक्त क्यों ना हो, क्योंकि उनके अंदर प्रभु की शक्ति निवास करती है और हम जैसे प्रेत योनि के जीव उनका शानदार करने का मादा नहीं रखते। हम उन्हें ही मारते हैं जिनके शरीर में ग्लानि, द्वेष, अहंकार, क्रोध, काम और धम का निवास होता है। रोहन, मतलब क्या इसे तुम विवरण विस्तार से कर सकती हो? सुनैना, डायन, तुमने तो हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी नाम की वाक्ति के बारे में सुना ही होगा, जिनके 7 महत्वपूर्ण चक्र माने गए हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि मनुष्य शरीर में कई शक्तिशाली नाड़ियों और चक्र स्थापित हैं, जिनमें से प्रमुख है रा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। बाई नाड़ी यह आपके बीते हुए समय को अपने अंदर संजो के रखता है। जिस मनुष्य के अंदर काम, ग्लानि और चम जैसे अवगुणों की मात्रा ज्यादा है वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और भविष्य के बारे में सोचना और विचार करना पिंगला नाड़ी की ऊर्जा से होता है। अत्यधिक क्रोध, अहंकार और द्वेष प्रचुर मात्रा जिस किसी व्यक्ति में होता है वो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। सुनैना, डायन, मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी आपके सात्विक गुणों को दर्शाता है, द्वेष, अहंकार, क्रोध, ग्लानि, भ्रम, लोभ और काम इत्यादि जैसे अवरोध निरंतर शरीर और आत्मा को दूषित करते रहते हैं। केवल सात्विक पुरुष इन दुर्गुणों को अपनी एकाग्रता और मंत्र शक्ति से स्वच्छ करता रहता है। जहाँ तक लोगों की मारने की बात है, हम उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिन पर ये दोष विद्यमान है। रोहन, तो तुम्हारा कहना है कि संगीता के अंदर दोष था, जिसकी हत्या तुमने की थी? सुनैना, डायन, हाँ, उसके अंदर बेहद भरी मात्रा में ग्लानि थी, क्योंकि वो अपने पिता को बचा ना सकने का दोष उसके अंदर निरंतर बहता रहता था और इसलिए आज की मृत्यु मेरे हाथों हुई। रोहन, में इस दकियानुसी विचारधारा को नहीं मानता। मनुष्यों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध है और इसे कोर्ट भी करे वो दंड का पात्र है। सुनैना, डायन, तो तुम जानवरी द्वारा लोगों के मौत को क्या कहोगे? जानवर जब लोगों को मारते हैं तो वो पाप कर रहे हैं, फिर भी उस पाप पुण्य के पाश से दूर होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करते हैं जिनके अंदर अवरोध बहुत ज्यादा या कम मात्रा में है, जिनके मन और बुद्धि किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं। उन पर पशु पक्षी कभी हमला नहीं करते। रोहन ये बात सुनकर चुप हो जाता है। तब रवि पूछता है, रथे, तो तुम इन हाल फिलहाल के हादसों में मेरे लोगों को जिम्मेदार मानती हो, उस दूसरे एंटिटी को जिम्मेदार नहीं मानती? सुनैना, डायन, हर ब्रह्मांड में केवल एक ही पाप शरीर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं, तो ये प्रकृति के विरोध मना और इस राक्षसी शक्ति का अंत जल्द से जल्द करना होगा। रोहन, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, हमारे समाज में ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने एकाई शक्ति से अपना और समाज का कल्याण किया है, तो ये दुर्गुण खत्म क्यों नहीं हो जाते? क्यों अब तक हमारे बीच में इस दुर्गुणों का वास है? सुनैना, डायन, दुर्गुण मरते नहीं, बस मनुष्य अपने एकाए चित्त से उसके ऊपर उठ जाते हैं। रोहना वश हुआ, अब मुझसे धर्म की बातें नहीं होती। रवि के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद करता है और टेक्स्ट को देखने के बाद कहता है, रवि, ईसा आ गए हैं, हमारी ट्रेन आधे घंटे में चलेगी। रोहन को देखकर, हमें तैयार हो जाना चाहिए। रोहन, ठीक है। सुनैना, डायन, रोहन की देख, मैं अपने चिकन का इंतजार करूंगी। जिसके बाद वो डायन सुनैना का शरीर छोड़ देती हैं और सुनैना वापस अपने शरीर पर आ जाती हैं। सुनैना, क्या हुआ, क्या पता बला? रवि, खड़े होकर, हमें अभी 10 मिनट में निकलना होगा। रास्ते में सब बताता हूँ। हिमालय के पर्वत की गुफा, अगली सुबह 6 बजे। नागराज ताकोश अकेले उस गुफा में ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। उसे अपनी तपस्या में अपने गुरु हडिनाथ से बातचीत का दृश्य याद आता है। ये तब की बात है जब ताकोश अपने योद्धाओं के साथ हठीनाथ के कहने पर युद्ध में लहूलुहान सरकाक्ष को मरता हुआ छोड़कर हठीनाथ की गुफा की ओर निकल गया था। हठीनाथ अपनी तपस्या में ली है, तब ताकोश उन गुफाएं में रेंगते हुए सर्पों को जरिए अपने योद्धाओं के साथ प्रकट होता है और सभी हठीनाथ की प्रणाम करते हैं और ताकोरा कहता है, ताकोश, प्रणाम गुरुदेव, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? हठीनाथ आंखें खोलकर ताकोश और अन्य लड़कों को देखकर कहते हैं, ये तुम लोगों के शरीर पर ये घाव कैसा? समझ गया, सरकाक्ष ने तुम्हारे राज्य पर हमला कर दिया है।
ताकोशा, हाँ महाराज, मेरे काफी लोग और सैनिक मारे गए हैं इस युद्ध में। हठीनाथ, तुम चिंता मत कनी, तुम्हें बदला लेने का अवसर जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे तुम्हें एक जरूरी सूचना देनी थी। ताकोशा, सूचना? हठीनाथ और ताकोश खड़े होकर, अश्वत्थामा के 3 पाप शरीर अभी हमारे पृथ्वी पर हैं और तीनों के अंदर सिरों रत्न उपस्थित हैं। ताकोश, ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? पाप शरीर दूसरे ग्रह के, और वो भी हमारे पृथ्वी पर? हठीनाथ हो, इनका उद्देश्य क्या है और क्यों यहाँ आए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इन तीनों को मारकर उन तीनों रत्नों पर अपना अधिकार स्थापित करना होगा। मेरी शक्ति उन 3 रत्नों में से हमारे रत्न को नहीं पहचान सकती, इसलिए किसी अन्य के हाथ में पड़ने के पहले वो सारे हमारे इक्वल्स पास होने बाह्य। ताकोस, जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। मैं अभी अपने योद्धाओं को उन दुरात्माओं के खोज में लगता हूँ। हठीनाथ खुश होकर विजय भव। उधर ठीक उसी समय रोहन, रवि और सुनैना मोचुरी पहुंचते हैं और अटेंडेंट उन्हें उस लाश के कंटेनमेंट के पास ले जाता है। रवि, मौत कब हुई थी? अटेंडेंट, कल शाम बजे। रवि, लाश दिखाओ। उधर सुनैना को चक्कर आ रहा होता है, उसकी हालात देख रोहन उसे पूछता है, रोहन तुम ठीक हो? सुनैना, नहीं, चक्कर आ रहा है। अटेंडेंट कंटेनमेंट को खोलता है और उसमें पड़ी हुई जाती हुई लाश दिखाता है, जिसे देख सुनैना के अंदर की डायन उस पे हावी होने लगती है। ये देख रवि अटेंडेंट को कहता है, रवि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और दरवाज़ा लॉक कर देना। अटेंडेंट, हाँ साहब। अटेंडेंट बिना सुनैना को देखो वहाँ से चला जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। इतने में सुनैना की डायन अब सुनैना के शरीर पर अपना कब्जा जमा चुकी है और उस जले हुए शरीर को अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से देखती है। रवि पूछता है, रवि क्या हुआ, किसकी लाश है ये? सुनैना उस लाश को देख के खड़ी भी हो नहीं पाती और नीचे बैठ जाती हैं। रोहन और रवि उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डायन को सुनैना पर हावी जान उसके पास नहीं जाते। उधर ताकोश ध्यान में पूरी तरह से लीन है। तभी उसके साथ योद्धा उसकी गुफा में आता है और उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। सुबाहु, प्रणाम महाराज, आपके लिए एक उपहार है। ताकोश अपनी आंखें खोल के उन्हें देखता है, तब सुबाहु खून से लटपट सिरों रत्न उसे भेंट करता है, आसरन को लेकर। ताकोश कहता है, ताकोश रत्न को अपने हाथ में लेकर, बहुत बढ़िया। सुबाहु, उधर सुनैना जोर जोर से सांस ले रही है। रवि उसके पास जाकर पूछता है, रवि क्या हुआ, तुम इस तरह पसीने में तरबतर क्यों हो रही हो, बात क्या है? सुनैना, डायन अपनी बड़ी लाल आंखों से रवि को देखते हुए कहती है, कल तुमने मुझे उस मोहित के कपड़े दिए थे ताकि मैं उस पाप शरीर का पता लगा सकूं। रवि, हाँ तो? सुनैना, डायन, ये वही एंटिटी की लाश है जिसके शरीर में वो सिरों रत्न स्थित था। किसी भयानक शक्ति ने उस पाप शरीर को खत्म कर दिया था। ये सुन रवि चौंक जाता है और लाश को देख के कहता है, रवि, लाश को देख के, ये एंटिटी की लाश है, इंसान की नहीं। कौन कर सकता है इसे ऐसे? हे भगवान, कैसी पहेली है ये? CH-67 विवरण, इसका आर्काइव रूम सुबह के 2 बजे। युक्ति और एक सीनियर मेडिकल कमिश्नर जो एक 45 साल की स्त्री है, युक्ति को आर्काइव रूम में लेके आई है। युक्ति उस आर्काइव रूम में एक टेबल के पास बैठी है। योआकाई रूपम एक स्टोर हाउस जहां बहुत सारे फाइल स्थित हैं। वो सीनियर मेडिकल कमिश्नर अपने साथ कुछ फाइल्स लाती है और एकती के पास के टेबल पर रखकर कहती है, मेडिकल कमिश्नर युक्ति, ये रहे फाइल्स जो दीपक सर चाहते थे कि मैं तुम्हें हूं, इन्हें एक एक करके पढ़ो और कोई संदेह हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। पुख्ते स्नेहल मैडम, क्या सच में मुझे दीपक ने रिसर्च साइंटिस्ट का पोजीशन दिया है? मेडिकल कमिश्नर, हाँ, तुम्हारे पास माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है और दीपक ने तुम्हें इसके आधार पे नौकरी दी है। उन्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, इसलिए वे फाइल्स मैंने तुम्हें दिए हैं ताकि एक एक कर इनको रिव्यू कर सको। युक्त है, मुझे शायद अकेले में इन फाइल्स को रिव्यू करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ के मेरी मदद कर सकती है? स्नेहल बीन मर्जी के युक्ति के पास वाले चेयर पर बैठ जाती है। ठीक है। उन फाइल्स में से एक उठाकर युक्ति को देती हैं और कहती हैं, ये प्रोजेक्ट 5 के एक्सपेरिमेंटेशन की फाइल है। इसमें सभी प्रोजेक्ट 5 एम्प्लॉयज के बारे में लिखा हुआ है। युक्त, फाइल लेकर, एक्सपेरिमेंटेशन? स्नेहल, हाँ, वो इंसान नहीं क्लोन्स हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी से उनके अंदर की शक्ति की वृद्धि करते हैं। इनमें सभी प्रोजेक्ट 5 के लोगों के डिटेल्स मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो फाइल तुम पकड़ी हुई हो वो कशिश की फाइल है। कशिश एक गुमनाम लड़की की क्लोन थी जिसे कॉम्प्लेक्स स्टेज की स्लीप एपनिया की बीमारी थी, जिसके कारण उसे डॉक्टर्स ने उसे सोने से माना किया था। युक्ति हो, मुझे स्लीप एपनिया के बारे में पता है। इसमें इंसान को नींद में सांस लेने में मुश्किल आ सकती है और किसी केसेस में नींद के दौरान हार्ट अटैक से मरने की खबरें देखी गई हैं।
स्नेहल सही कहा। कहानी पे वापस आते हैं। जब उस गुमनाम लड़की को इस कॉम्प्लेक्स स्टेज के स्लीप एपनिया के बारे में पता चला तो उसने बड़ी मेहनत ताकि वो अपने नींद को रोक सके। वो सिर्फ 10 साल ही जिंदा रह पाए, जिसके बाद हमने उसके जीन्स इवाटे किया और उस पर प्रयोग कर कशिश को डेवलप किया, वो भी उसी सब्जेक्ट के भांति सो नहीं सकती। लेकिन एक अनोखी बात कशिश के बारे में यह है कि वो अपनी थकान दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती हैं, सिर्फ उन्हें छू के। उसका ये नियंत्रण इतना अचूक है कि छूने के बावजूद वो ये कंट्रोल कर सकती है किस में उसकी थकान जा सकती है और किस में नहीं, जिसके कारण उसका विक्टिम थकन के मारे सीमित समय के लिए सो जाता है। युक्ति और इसके खामियां क्या है? स्नेहल, जब तक कशिश के अंदर थकान है वो शक्तिशाली है, लेकिन जितनी ऊर्जा अपनी वो दूसरे में ट्रांसफ़र करती है वो ये शक्ति कुछ देर के लिए खो देती है। और दूसरी ये शक्ति जिनके शरीर नहीं है उस पर काम नहीं करती, और इसलिए इन खामियों को मिटाने के लिए हम निरंतर इनके शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ताकि ये शक्तिशाली बन जाए। युक्ति समझ गई, ये दूसरी फाइल सूर्य की है। स्नेहल, हो युक्ति, सूर्य की फाइल खोल के तो इसको लैब में ही डेवलप किया गया है। इसकी शक्ति रामायण के पात्र बाली पर आधारित है, जिसे वरदान है कि युद्ध में वे अपने दुश्मन की जादी शक्ति को अपने अंदर ले लेता था। स्नेहल, हाँ, हमने मनुष्य की कोशिकाओं में कई साल तक प्रयोग करने के बाद ये पाया कि ये वरदान लोगी के अंदर डेवलप किया जा सकता है। हमारा शरीर नियमित रूप से वाइब्रेशंस छोड़ता है, जितनी शक्तिशाली दुश्मन उतना तगड़ा उसका वाइब्रेशंस। हमने इसी खूबी को सूर्य में डेवलप किया है। एक्सेसिव एक्सपेरिमेंटेशन के कारण सूर्य की कोशिकाएं वो स्थिति में आ गई हैं कि वे दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर खींच सकता है, लेकिन अभी भी बहुत प्रयोग बाकी है। युक्ति, इस शक्ति की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? स्नेहल, सूर्य किसी भी फोर्स को टैकल कर सकता है, चाहे वो जिंदा हो या मृत, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसका सामना बहुत ही शक्तिशाली जीव के साथ हो जाए। उस समय अपने दुश्मन की शक्ति अपने अंदर संजोकर रखना सूर्य के लिए भारी मुश्किल हो जाता है। युक्ति, सूर्य के फाइल को नीचे रखकर तीसरा कैंडिडेट चाक्रांत है ना? स्नेहल, चाक्रांत का फाइल निकलकर युक्ति के पास रखती हैं। हाँ चाक्रांत, इस क्लोन के अंदर हमने जानवरों के शक्तिशाली डीएनए भरे हैं ताकि चाक्रांत इन शक्तियों की अपने लिए इस्तेमाल कर सके। इसके शरीर की खासियत विभिन्न जानवरों के डीएनए को अपने कोशिका में जोड़ सकता है, लेकिन फिलहाल हमने केवल 8 प्रमुख जानकारी के डीएनए चाक्रांत के अंदर भरे हैं अभी, और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे चाक्रांत के शरीर को लेकर। शायद भविष्य में अपना मानसिक संतुलन खोए बिना बहुत सारे जानवरों के डीएनए अपने अंदर संजो सके। ये बोल दोनों स्नेहल और युक्ति हंसने लगते हैं। फिर युक्ति कहती है, युक्ति, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री इतने काम आएगी। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको सपोर्ट करना चाहूंगी। अभी चौगे मैबर के बारे में पता लगाना का समय है। ये कहकर युक्ति मधु की फाइल खिंचती हैं। तभी स्नेहल के फ़ोन पर दीपक का कॉल आता है। स्नेहल, कॉल उठ के, हाँ बांस, क्या ठीक है? हाँ युक्ति मेरे साथ हैं, मैं लेके आती हूँ उसे, ठीक है? ये कहकर वो अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर युक्ति को देख के कहती हैं, मधु और शल्य की फाइल को तुम ले जाओ और आज रात इसे पढ़ के कल मुझे इनका विवरण सुनना। फिलहाल के लिए हमें लैब में चलना होगा। रोहन और रवि आए हैं, एक लात लेके उसकी शिनाख्त करनी है। युक्ति, रोहन और रवि आ गए? इतनी जल्दी? इसका लैब दोपहर के 3 बजे। रोहन और रवि ने उस एंटिटी की जली हुई बॉडी इसके हेडक्वार्टर्स में लेके आए हैं और अभी वो उस लाश के साथ लैब में है। वो लाश एक स्ट्रेचर में लेती हुई है और 2 जूनियर डॉक्टर्स अपना पेपर वर्क कर रहे हैं। उच्च दीपक उस लैब में खड़े रोहन को पूछता है, दीपिका, सुनैना कैसी हैं? रोहन ठीक है, लेकिन उसके अंदर की डायन लाश के पास खड़ी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमने सुनैना को उसके कमरे में छोड़ दिया ताकि वो आराम कर सके। दीपिका, लाश को देखकर मेरी तो ये समझ से भी परे है कि कोई पाप शरीर को मारने का मादा रखती है। इतने में उधर स्नेहल और युक्ति लैब में आते हैं। उन्हें देख दीपक कहता है, दीपक, देरी से आए हो? स्नेहल, सॉरी बॉस, युक्ति को मैं काम के बारे में ब्रीफ कर रही। रोहन, काम? कैसा काम? दीपक, रोहन को देख, युक्ति को मैंने जूनियर असिस्टेंट हायर कर लिया है, अब से ये इसके लिए काम करेगी। रोहन, बहुत खूब, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुक्ति। दीपक, हम बचाई बाद में दे देंगे, अभी काम में फोकस करें। स्नेहल और युक्ति हैंड मलबा पहन लेते हैं और स्नेहल जूनियर डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर पूछती हैं, स्नेहल स्टेटस? जूनियर डॉक्टर, वे एक 40 साल की औरत का शरीर है। इसके शरीर में हमें पोजेशन के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके शरीर के अंग इंसानों के अंग से भिन्न है। दीपिका, मतलब? जूनियर डॉक्टर, इसके शरीर के रिब केज, हार्ट का चैम्बर और किडनी की पोजीशन आम इंसानों से बिल्कुल उलट है।
मुझे तो लगता है कि ये किसी तरह का म्यूटेशन है या ये कोई दूसरे ब्रह्मांड से है। दीपक, जैसा सुनैना के डायन ने कहा था, ये जरूर दूसरे ब्रह्मांड से हमारे धरती में आए हैं उस एंटिटी की बदौलत। लेकिन फिर इसका सिरों रत्न कहाँ है? स्नेहल, शायद जिसने इस पे हमला किया है उसने चुरा लिया। ही जूनियर डॉक्टर की फाइल देके इसकी फर्दर ऑटोप्सी करो और युक्ति को अपने साथ ले जाओ ताकि युक्ति काम सीख सके। जूनियर डॉक्टर, ठीक है मैडम। ये कहकर वो उस लाश को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो ही रहे हैं, तभी रवि को रग कॉल आता है और उसे उठाकर वो अलग जाके कॉल उठाकर बात करने लगता है। दीपक खड़ा उस लाश को देख के कहता है, दीपक चलो ठीक है, एटलीस्ट हमें एंटिटी की लाश तो मिल गई, अभी और कोई खून नहीं बढ़ेगा। तभी रवि वहां भाग के आकर कहता है, रवि, दीपक को देख के, सुजलपुर में एक और लाश मिली है और इस शरीर पर दांत और नाखूनों के निर्धा मिले हैं। सभी रवि की ये बात सुन शौक में आ जाते हैं। दीपक उस एंटिटी की लाश को देख के बहता है, दीपक ये तो असंभव है, एंटिटी तो मर गया और कितने एंटिटी घूम रहे हैं। CH-68 परिपेक्ष 1 हठीनाथ की गुफा। अगली सुबह 3 बजे ताकोरा और सुबाडू हठीनाथ के गुफा में हठीनाथ के सामने खड़े हैं। उधर उनके द्वारा दिया गया सिरों रत्न पर हठीनाथ तपस्या कर रहा है। उनकी मुद्रा बिल्कुल तपस्वियों के भांति हैं। वी पालती मार आंखें बंद कर ध्यान में बैठे हैं और लाकोश उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ा है। उधर सुबाई गुफा के मुख के पास बड़ा सुबाहु ये सब देख रहा है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद हठीनाथ की आंखें खुलती हैं और ताकोश को देख के कहता है, हठीनाथ, ताकोश, तुमने अच्छा कार्य किया, लेकिन ये सिरों रत्न हमारे ब्रह्मांड की नहीं है। ताकोश चौंक कर, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये हमारे ब्रह्मांड का नहीं है। हठीनाथ, हो ताकोश, ये रत्न किसी और ब्रह्मांड का है। हाथों में सिरों रान को उठाकर हठीनाथ खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि इसको धारण करने वाला व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण उसे असंभव है, उसे नहीं भूख लगती ना ही प्यास, और इसी कारण से उसे जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। परंतु जिसने इस रत्न को धारण किया था वो इस रान का लाभ गलत ब्रह्मांड में उठाना चाहता था, जिसके कारण उसे पूर्ण शक्ति ना मिल सकी और उसने कुछ लोगों की हत्याएं भी की। ताकोश, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसे हराना व्यर्थ रहा? हठीनाथ, नहीं, हमने कोशिश की और हमने एक पाप शरीर को मार गिराया है। अब हमारे पास 2 और पाप आत्माएं हैं जिन्हें हमें हराना होगा, और जिसने इस ब्रह्मांड का रत्न धारण किया हुआ है उसे हराना इतना सरल नहीं होगा। ताकोश, लेकिन गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हमारे पृथ्वी पर 3-3 सिरों रत्न क्या कर रहे हैं? क्या कोई और भी है जो ये रत्न प्राप्त करना चाहता है अपनी शक्ति से, जिसने इन 3 पाप आत्माओं को हमारे ग्रह पर ले आया? हठीनाथ, हो सकता है ताकोश, परंतु हमें वे पता नहीं कि वे गलती से हमारे धरती पर आए हैं या किसी ने उन्हें जानबूझ के यहाँ बुलाया है। अगर ऐसा है तो उसे हमारी गतिविधि के बारे में पता होगा, इसलिए हर पल सतर्क रहो। शत्रु को कोई भरोसा नहीं, हमारे अलावा और कोई अन्य भी होगा जो इस रत्न का पाना चाह रहा होगा। ताकोश, समझ गया गुरुदेव, मैं पूरी सतर्कता से अब कार्य करूंगा। मेरे योद्धा बाकी के पाप शरीर को ढूंढने में लगे हुए, मेरे पास जैसे कोई भी जानकारी आती है मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। हठीनाथ सिरों सन देते हुए इस रान की अपने पास रखी, ये भी भविष्य हमारे काम आ सकती है। ताकोश, रत्न लेकर जो आज्ञा महाराज। हठीनाथ, वैसे तुम्हारे कैद में वो लड़का कहाँ है जिसके अंदर तुमने सिद्धराज की शक्ति स्थापित की थी? ताकोश, गौरव, पता नहीं प्रभु, सरकाक्ष के युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया या किसी ने उसको अगवा कर लिया हो। हठीनाथ, तुम्हें लगता है कि सिद्धराज ने उससे सारी बातें बता दी? ताकोश, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि वो सब कुछ भांग गया हो, लेकिन जब तक मैं उससे ना मिलूं किसी बात की पुष्टि नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए मेरी नज़र उस गौरव पर भी है। मुझे पता लगाना है कि वो कहाँ पे है और किस हालात में है। एक तांत्रिक की कुटिया। सुबह के 9 बजे एक तांत्रिक काले कपड़े पहने हुए ध्यान कर रहा है और आयतें पढ़ रहा है। उस तांत्रिक के आसपास कुछ कंकाल पड़े हुए हैं और एक लड़की घायल अवस्था में उसके समक्ष पड़ी हुई है। उस लड़की की उम्र 16 से 10 साल के बीच में है और उसके शरीर में हर जगह मार के निशान हैं, हाथ पैर बंधे हुए। जमीन पर वो लड़की लहूलुहान पड़ी है और उसके माता पिता उस तांत्रिक और लड़की के आसपास बैठे हैं और उस कुटिया के आगे 15-20 लोगों की भीड़ जमा है। इतने में गौरव भी वहां पहुंच जाता है। एक पूरा दिन बेहोश रहने के बाद अनुत्थामा के विनती पर वो उस तांत्रिक के कुटिया में आपा था। गौरव यहीं पर अनुत्थामा के हिसाब से उस लड़की को कैद करके रखा हुआ है। उसके ऊपर डायन होने का लांछन लगा। गौरव लोगों को धकेलते हुए कुटिया के दरवाजे तक पहुंचता है और वहां उस तांत्रिक लड़की और उसके माँ बाप को बैठे
हुए देखता है उस लड़की को घायल अवस्था में देख गौरव सोचता है, गौरव लड़की तो जमीन पर घायल पड़ी है, लेकिन उससे मैं कोई नेगेटिव ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर इसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा डायन बनने का। इतने में तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और अपने पास पड़े एक डंडे को उठा के वो उस घायल लड़की के सर के पास जाता है और उसके बाल को जबरन से खींचते हैं। दर्द के कारण वो लड़की कराह उठती है। लड़की ए। ये देख उस लड़की की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके पति उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी पत्नी के कचे पर हाथ रखते हैं। उधर कराहते हुई लड़की की हालात में तरस खाए बिना तांत्रिक उस लड़की के बाल नोच के कहता, तांत्रिका आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, तेरे खात्मा मेरे हाथों से होगा। ये कहकर वो उस लड़की को बेरहमी से डंडे से पीटने लगता है और वो लड़की कराह कराह के चिल्लाने लगती है, लड़की मत मारो मुझे, आह मैं डायन नहीं हूं। लेकिन वहां पे खड़े किसी व्यक्ति को उस लड़की पर दया नहीं आती। उनमें से कुछ हंसते हैं तो कुछ तांत्रिक की गतिविधियों को है ठहराते हुए कहते हैं, गांव वाली औरतें सही कर रहे हैं तांत्रिक, इसको तो मार के खत्म कर देना चाहिए। अपने भाइयों को खा गई, किस माँ बाप का दिल नहीं रोता अपने मरे हुए बेटी को लिए। गांव वाला लड़का, अरे बड़ी ही कामिनी है, इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए, इसके दांत देशों हैं और इसका जनवरी व्यवहार बहुत भयानक है भैया। दूसरा गांव वाला आदमी, कुछ भी हो भगवान कभी भी किसी को इस लड़की जैसा ना बनाया, शैतान बसता है इसके मैं और दिमाग पर। उधर गौरव ये सब सुनकर गुस्से में आने लगता है। उसे ना ही यो लड़की से कोई नेगेटिव ऑरा महसूस हो रही थी, ना किसी प्रकार की शैतानी शक्ति, उल्टा उसके आसपास के आदमियों के अंदर से भयानक हिंसा की ऊर्जा महसूस हो रहा था और वो हिंसक वैच्या गड़े लाल रंग से हो रहा था जो उनके शरीर से निकल रहा था। यूं उस लड़की को रोता देख गौरव चिल्लाकर कहता है, गौरव बंद करो इसे, बंद करो, रुक जाओ। सभी बौंककर गौरव को देखते हैं। इतने में गौरव तांत्रिक के पास जाता है और एक जोरदार लात उस तांत्रिक के पेट में मारता है और दर्द से कराह उठता है। तांत्रिक, आह कौन है तू? गौरव पास में पड़े शाल से उस लड़की के शरीर को ढकता है और उसे लेके आकर उसकी मां के हवाले करता है। उसकी मां अपनी लड़की से लिपट जाती है और दोनों मां बेटी फफक फफक कर रोते हैं। इतने में हंडा उठाकर तांत्रिक की गौरव मारना शुरू करता है। गौरव मारना पसंद है तो रे, आज तेरी चटनी में बनता हूं। तांत्रिक कराहते हुए, अरे भाई क्यों मार रहे हो मुझे? ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? यूं गौरव को तांत्रिक को पीटता हुआ देख बाकी गांव वाले गौरव को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से डंडा लेकर उसे दूर धकेल देते हैं। उनमें से एक गौरव को पूछता है, गांव बाला कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो तांत्रिक को? गौरव, मेरा नाम गौरव है और ये तांत्रिक तुम सबके आंखों में घुल झरोक रहा है। दूसरा गांव वाला, क्या कह रहे हो तुम? गौरव, मैं ठीक कह रहा हूं। वो तांत्रिक की ओर देखता है और उस तांत्रिक के शरीर से इक्वल्स मनानी के भाव उत्पन्न होते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस कुटिया में एक बक्से के पास जाता है और उस बंद पड़े बक्से को टेलसो तोड़ने लगता है। उसे यूं अपना बक्सा टूटते हुए देखा वो तांत्रिक चिल्लाने लगता है, तांत्रिक क्यों तोड़ रहे हो मेरा बक्सा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जब गौरव बक्सा खोलता है तो लोगों को उसमें बहुत सारे पैसे और गहने मिलते। गौरव बोलता है, गौरव ये देखो, इस मामूली तांत्रिक के पास इतने सारे पैसा और गहने, खाली वक्त में ये एक चोर का काम करता था। कुछ तोंग बक्से के पास आता है और उनमें से कुछ औरत गहनों को देख के कहते हैं, गांव वाली औरत, अरे ये तो मेरा हार है। गांव वाला आदमी, ये ती मेरी अंगूठी है, बहुत दिन से मैं इसे ढूंढ रहा था। तांत्रिक वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और मारने पीटने शुरू करते हैं। लेकिन गौरव तांत्रिक को छुड़ा कर कहता है, गौरव इसे पुलिस के हवाले करो, वो ही इसका बनता धार करेंगे। गांव वाला व्यक्ति तांत्रिक को पके हुए, हाँ साहब, इसको अभी पुलिस ही ठीक करेगी। तांत्रिक को देख ले चाली इसे। गांव वाले उस तांत्रिक को खींच के लेके जाते हैं। गौरव उस लड़की के पास आता है जो अभी भी अपने मां से लिपटी हुई है। उस लड़की के पिताजी उठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, लड़की के पिता, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कारण मेरी बेटी की जान बच गई है। लेकिन गौरव उस लड़की के पिता पर हाथ रखकर, आप लोग घबराइए नहीं, आपकी बच्ची को रेबीज हुआ है। लार टपकना और अजीब सा दिखना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाइए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इस पर कोई डायन का वास नहीं है। आपके लड़के जरूर किसी हादसा का शिकार हो गए होंगे। यूं ही ऐसा किसी फ्रॉड के बातों में
नहीं आना चाहिए। लड़की की माँ रोते हुए आपका बहुत धन्यवाद पैर पर गिर जाती है। गौरव लड़की की माँ को उठा के, ये सब मत कीजिए, पहले इसे अस्पताल ले जाइए। इक्वल्स दोनों अपनी बेटी को वहां से ले जाते हैं और ये सबसे पहली बार था जब गौरव ने अपनी शक्तियों को अनुभव किया था। अब वो किसी भी मनुष्य या भूत पिशाच के ऑरा को महसूस ही नहीं कर सकता, पर उसे रंगों के माध्यम से देख भी सकता है, और इसी खूबी को गौरव आदमियों के भलाई के लिए इस्तेमाल करने का प्रण लेता है। CH-69 सार 1 गंगा नदी का घाट। दोपहर 3 बजे अनुत्थामा गौरव के द्वारा लाया गया खाना बड़े ही चाव से खा रहे हैं। वे एक छोटे से सुनसान से घाट के पास बैठे हैं जहां गंगा नदी के कल कल करता पानी बह रहा है। उस तांत्रिक को पकड़वाने के बाद गांव वालों ने खुशी में एक भोज का आयोजन किया और गौरव को बुला के खाना खिलाया। खाना खाने के बाद गौरव ने गांव वालों से और भोजन की मांग की जो वो अश्वत्थामा के लिए ले जाना चाहता था। गांव वालों ने इस बात को मानकर 2 थाली गौरव की ओर दे दी और यही खाना वो अश्वत्थामा के लिए लेके आ गया। इतने चाव से अनुत्थामा को खाना खाता देख गौरव कुछ नहीं कहता, बस एक छोटी सी बात सोचने लगता है। गौरव कोई कह ही नहीं सकता कि इतना महान योद्धा जिसके पास ब्रह्मा अस्त्र और नारायण अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र हैं, वो इतने साधारण तरीके से रह सकता है, खा सकता है और बिना किसी पे हावी हुए जी सकता है। अश्वत्थामा क्या सोच रहे हो? गौरव नहीं, कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? अश्वत्थामा बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ा आ गया खाना खा के। गौरव मुझे माफ़ करना कि पहली बार आपको देख मैंने यूं पागलों जैसे व्यवहार किया। अश्वत्थामा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो इतने बड़े व्यक्ति को देखा परेशान हो जाला तो कैसा लगा इंसानों के बीच जाके? गौरव अच्छा, लेकिन उस समय मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ जब मैंने उस लड़की की जान बचाई, नहीं तो वो उस छलिए के हथे चट जाती। अब गांव वाले ऐसे तांत्रिकों से मिलने के पहले 10 बार सोचेंगे। अश्वत्थामा और तुम्हारी शक्तियों के बारे में क्या विचार हैं? गौरव मैं अब लोगों की भावनाओं को उनके शरीर के रंग के जरिए जान सकता हूँ। उन सबको देखकर मैंने उन सबकी फीलिंग्स को पहचान लिया, विशेष रूप से उस तांत्रिक का जो पूरी तरह से गिल्टी में था, और तभी मैंने पहचान लिया कि इसके मन में चोर हैं। और तभी अश्वत्थामा मुस्कुराते हुए देखता है। तब गौरव ने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने की गलती का एहसास कर लिया था, जिसके बाद वो कहता है, माँ जी चाहता हूँ मैंने गलती से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर दिया। फीलिंग्स का मतलब अश्वत्थामा भावना है और गिल्टी का ग्लानि मनुष्य के साथ रह रहा हूं तो उच्च शब्द तो मैंने भी सीखे हैं। गौरव हंसते हुए, बढ़िया, आपको तो अंग्रेजी आती है। अश्वत्थामा गंगा नदी को और देखकर, हाँ सीखना पड़ता है, बहुत सारी भाषाएं सीखी और कई साम्राज्यों को बनते और खत्म होते हुए देखा है। माँ गंगा के आसपास हुई घाटी हुई कुछ घटनाओं का साक्षी हूं मैं। गौरव आपसे एक बात पूछूं? गौरव आपने ही मुझे ताकोश के राज्य से निकला था उस रात, मैं जान सकता हूं क्यों? अश्वत्थामा तुम सर्पों और सिरों रान के इतिहास से परिचित हो। आप मिलने के पश्चात वो मणि एक श्रापित मणि बन चुकी थी। मैंने ताकोश को उसके पूर्वज द्वारा किए गए हट के बारे में समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। गौरव ताकोश आपको जानता है? अश्वत्थामा हाँ, रुद्र की कृपा से सर्प और जानवर मेरे अस्तित्व को जानते हैं और उस पर प्रश्न नहीं करते। ताकोश भी इस बात को जानता है और मुझसे मिलने आया करता था ताकि मैं उसे सिरों रत्न के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे उस रत्न के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक तुम्हारी बात है, जब मैंने 3 पाप नारीरों को हमारे पृथ्वी पर महसूस किया तभी मैंने तुम्हें बुलाने का फैसला कर लिया था। गौरव 3 पाप शरीर, वे आप वहीं डायन की बात तो नहीं कर रहे जी लोगों का भक्षण करती हैं? और क्या वो 3 हो गए? किधर से आए हैं वो? कहाँ चे अब तक? अश्वत्थामा हाँ, जिस डायन की खोज में तुम सभी बुरहानपुर आए थे ये वही पाप शरीर हैं। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें वो सिक्का दिया था जिसमें मेरी ऊर्जा समय है। गौरव हो तो वो आप थे। आपने हम पे अपनी नज़र पहले से ही रखी थी। अश्वत्थामा हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम में से किसी की भी जान जाए। जहां तक मेरे पाप शरीर के बात हैं, उसको मुक्ति मेरे मुक्ति के बाद ही मिलेगी, उसे मारा नहीं जा सका। गौरव ठीक है, मान गए कि आपके पाप शरीर को नहीं मार सकते, तो ये बाकी के पाप शरीर हमारे धरती पर कैसे आ गए? अश्वत्थामा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हें मैंने इसलिए बचाया। गौरव को घूरते हुए जाको ताकि तक वो मणि पहुंचने ना पाए। गौरव फिर बाकी के पाप शरीर को कैसे मारेंगे? मुझे तो लगता था कि उनमें से एक के अंदर सिरों रत्न छुपा हुआ है। अश्वत्थामा एक नहीं 3, हमारे पास 3 पाप शरीर हैं और तीनों में सिरों रान है। संकट तो उस पाप शरीर से है जिसके अंदर हमारे ब्रह्मांड का सिरों रत्न है, क्योंकि उसे
धारण करने वाला बेहद शक्तिशाली होगा। गौरव, तो हम उसे रोकेंगे कैसे? अश्वत्थामा, उसी के लिए तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारा सैन्य परीक्षण शुरू होगा और मैं इस परीक्षण का नेतृत्व करूंगा। गौरव, क्या? लेकिन मुझे तो अश्वत्थामा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसके सिवाय और की चारा नहीं। गौरव, पर अब तक आपने नहीं कहा कि उन तीनों को हमारे धरती में बुलाने का उद्देश्य क्या था? अश्वत्थामा, इसके पीछे विंस का हाथ है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उद्देश्य मेरी हत्या करना है। चंद्रपुर गांव, शाम के 5:30 बजे रवि, रोहन और सुनैना चंद्रपुर नमक कस्बे में आए हैं खून की छानबीन करने के लिए। रवि को इसकी जानकारी थी कि एक व्यक्ति की हत्या चंद्रपुर में हुई थी और उसने तुरंत दीपक को अपडेट कर चंद्रपुर अपनी टीम के साथ निकल गया। वहां पहुंचने के बाद वो लाश को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा थे। चलते चलते रोहन सुनैना को देख के पूछता है, रोहना, सुनैना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक जान पड़ती है, वैसा लगा रहा है आज। सुनैना, बढ़िया। जब धीरे धीरे मेरा शरीर स्ट्रेस को डोलने में सक्षम हो रहा है, अब मैं एंटिटी के फोर्स के साथ यूज्ड टू हो रही हूँ। अभी तक सब कुछ ठीक है। रोहन, बढ़िया। रवि को देख के, और कितना चलने पड़ेगा? कितनी दूर है पुलिस स्टेशन? रवि, बस पास में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सुनैना को देख के, जैसे जायारी बार किया था ठीक वैसे ही तुम्हें इस एंटिटी के गंध को याद रखना है ताकि हम इसके बारे में पता लगा सके। सुनैना, जरूर, मैं पूरी तरह से मदद करूंगी। तभी भेष बदले हुए ताकोश के योद्धा में से दो, सुमेधु और सुरतर, सुनैना पर एक बिल्डिंग से नजर बनाए हुए हैं। निध चलते चलते सुनैना रुक जाती है। उसे रुका हुआ देख रवि पूछता है, रवि, क्या हुआ? सुनैना सुनैना के पास आकर, रुक क्यों गई? सुनैना, यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे। रवि, कैसी ऊर्जा? सुनैना, मैं दो शक्तिशाली फोर्स को महसूस कर सकती हूँ, वो यही आसपास ही हैं। इधर रोहन और रवि सुनैना की ये बात सुन थोड़े सतर्क हो जाते हैं। उधर थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के छत पर बैठे सुरतर, जो एक 10 साल के बच्चे का शरीर धार कर सुनैना, रवि और रोहन को एक दूरबीन से देख रहा है। अपने पास खड़े 12 साल के लड़के जो कि सुमेधु हैं पूछता है, सुमेधु, क्या हुआ? कुछ पता चला उस पापचारी का? एंटिटी के गंध को याद रखना है ताकि हम इसके बारे में पता लगा सके। सुनैना, जरूर, मैं पूरी तरह से मदद करूंगी। तभी भेष बदले हुए ताकोश के योद्धा में से दो, सुमेधु और सुरतर, सुनैना पर एक बिल्डिंग से नजर बनाए हुए हैं। नीचे चलते चलते सुनैना रुक जाती है। उसे रुका हुआ देख रवि पूछता है, रवि, क्या हुआ? सुनैना सुनैना के पास आकर रुक क्यों गई? सुनैना, यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे। रवि, कैसी ऊर्जा? सुनैना, मैं दो शक्तिशाली फोर्स को महसूस कर सकती हूँ, वो यही आसपास ही हैं। इधर रोहन और रवि सुनैना की ये बात सुन थोड़े सतर्क हो जाते हैं। उधर थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के छत पर बैठे सुरतर, जो एक 10 साल के बच्चे का शरीर चार कर सुनैना, रवि और रोहन को एक दूरबीन से देख रहा है। अपने पास खड़े 12 साल के लड़के जो कि सुमेधु हैं पूछता है, सुमेधु, क्या हुआ? कुछ पता चला उस पाप शरीर का? सुरतर, दूरबीन उतार कर, हाँ, आज की रात ये पाप वारी हमसे नहीं बच पाएगी। CH-70 प्रबलता 1, अनुत्यामा की गुफा के पास, शाम के 7 बजे भगवान शिव की प्रतिमा जो अश्वत्थामा की गुफा में स्थापित है वो दियों की लौ से चमक उठा है और फूलों की सुगंध से पूरा गुफा महक रहा है। उसी गुफा के सामने अश्वत्थामा और गौरव तलवारों से आपस में लड़ रहे हैं। अनुत्यामा के एक भयानक प्रहार के कारण गौरव दूर जाके गिरता है। अश्वत्थामा, सावधान रहो, मैं तुम पे घातक प्रहार नहीं कर रहा, फिर भी मेरे बल को सहन करो। गौरव, उठकर और अपने कपड़े झाड़कर, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मैं सैन्य परीक्षण क्यों ले रहा हूं, वो भी आपसे। मेरी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, तो मुझ पर हमला कोई क्यों करेगा? अश्वत्थामा, ये प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है गौरव, क्योंकि शत्रुओं की संख्या बढ़ने वाली है और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। गौरव अपने तलवार के साथ अश्वत्थामा की ओर भागता है और उन पर प्रहार करता है, जिसका बधाई अश्वत्थामा बड़ी ही सटीकता से करते हैं। जिसके दौरान गौरव कहता है, गौरव, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तो लोगों की क्रिया जाने के पहले ही उनकी इच्छा देख लेता हूं, उनके शरीर के रंगों के माध्यम से। आपके शरीर के रंग में क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं केवल आपको श्वेत रंग में ही देख पा रहा हूं, ऐसा क्यों? अश्वत्थामा, क्योंकि मैं निरीक्ष हूं, मेरे अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, तो मेरी क्रिया तत्क्षण उत्पन्न होती है और इसी क्रिया को तुम्हें जल्द से जल्द भापना है ताकि मेरे प्रहार से बच सको। ये कहकर अनुत्थामा गौरव को हल्के से धकेल देते हैं। अपनी तलवार नीचे करके गौरव अश्वत्थामा को पूछते हैं, गौरव, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अश्वत्थामा, हाँ, पूछो।
गौरव, आपने मुझसे कहा था कि कुछ पाप शरीर आपको मारने बहाते थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो अमर हैं। आपका सांधार तो हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा, इस ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है गौरव। सब की एक समय सीमा है और सब ही उसके बाध्य हैं। जहां तक मृत्यु का सवाल है, मैं अमर नहीं हूं। मैं केवल कलयुग तक जीवित हूं और कलयुग के अंत के पश्चात ही मैं इस धरती को छोड़ के जाऊंगा गौरव। लेकिन अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको लगता है कि वो पाप शरीर आपको मार सकता है? अश्वत्थामा, अपनी तलवार म्यान में रखकर, लगता है कि तुम अभी सैन्य अभ्यास के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम अभ्यास करेंगे। ये कहकर अश्वत्थामा पलट के चलते चलते गायब हो जाते हैं और गौरव अपने आप को अकेला पाकर कहता है, गौरव, वाह, अब मैं इस जंगल में अकेला हूं हर तरफ से। ये कहकर वो गुफा की ओर चला जाता है। एक उजाड़ जंगल, रात के 1:30 बजे। एक बेहद विशाल नदी एक उजाड़ जंगल के पास से बह रही है। चांद आसमान में चमक रहा है, लेकिन उस उजाड़ जंगल को देख के ऐसा लगता है कि वहां किसी पशु पक्षी का कोई वास नहीं है। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है। तभी वहां एक सांप अपने शिकार की खोज में रेंगता हुआ दिखाई देता है। फुसफुसाते हुए वो अपने आसपास के माहौल में किसी चीज का अनुभव करता है और पालक झपकते ही उस सर्प के सहारे उस जगह पर सरकाक्ष पहुंच जाता है। हाथों में एक बहुत बड़ा भला पके वो नदी के तट की ओर चल देता है और नदी को देखने के बाद अपने भाले को सरकाक्ष नदी के बीचों बीच गाड़ देता है, जिसके बाद नदी कराहने लगती है। नदी कौन है? किन्स की हिम्मत हुई मेरे छाती पर हमला करने की? सरकाक्ष, मैं हूं सरकाक्ष। नदी, सरकाक्ष तो तुम हो। मेरी छाती दर्द से कराह रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? सरकाक्ष, मुझे वो आदमखोर ब्रह्मराक्षस चाहिए जो तुम्हारे अंदर कैद हैं। तुरंत उन्हें रिहा करो। नदी, लेकिन उनको तुम्हारे पूर्वजों ने नदी के इस हिस्से में कैद किया था ताकि मेरे ठंडे पानी के जल के कारण वो गतिहीन रहे। क्या तुम सच में उन्हें रिहा करवाना चाहते हो? सरकाक्ष, हाँ, उन्हें तुरंत रिहा करो। नदी, ठीक है, जैसा तुम कहो। वहां पे जोरदार भूकंप आता है और धरती पूरी तरह से कांपने लगती है। नदी का रंग गदा लाल हो जाता है, जैसे वो नदी पानी की जगह राखत से बनी हो। लेकिन इन सब के बावजूद सरकाक्ष हर में नहीं दिखता और वो पानी की गहराइयों को देखता रहता है। उधर उस नदी से शक्तिशाली 10 पत्थर की मूर्ति निकलती हैं और पानी की सतह में तैरने लगती हैं। धीरे धीरे वो मूर्तियां सांस लेने लगती हैं और उनका शरीर हिलने लगता है। पानी की ठंडी तापमान के कारण सभी ब्रह्म राक्षस जम गए थे, लेकिन अब उनके अंदर प्राण प्रसारित होने लगता है और एक एक कर सभी अपनी आंखें खोलते हैं। उनमें से एक बड़ा राक्षस अपने हाथ और पैरों को देखकर खुश होता है और इतने सालों के बाद जिंदा होने के कारण से अपनी सांस से आग का एक विशाल गुब्बार प्रकट करता है, जिसके बाद नदी का रंग सामान्य हो जाता है और वो नदी सरकाक्ष से कहती है, मदी सरकाक्ष, तुम्हारी आज्ञा से मैंने इन 10 को रिहा कर दिया है। अब से ये तुम्हारे सुपुर्द है। इतने में सभी राक्षस सरकाक्ष को देख चौंक जाते हैं और उनमें से एक पूछता है, पहला ब्रह्म राक्षस कौन हो तुम? दिखने पर तुम एक नागराज जैसे प्रतीत होते हो। सरकाक्ष, मैं पृथ्वी पर नागों का राजा हूं। मेरा नाम सरकाक्ष है और मैंने ही तुम्हें आज़ाद कराया है। दूसरा ब्रह्म राक्षस, मुझे नागों से नफरत है। तुम वही लोग हो जिन्होंने देवताओं के साथ मिलकर हमें यहाँ कैद कर दिया था। मेरा मंत्र कर रहा है कि तुम्हें यही इसी समय अपने हाथों से संपत कर दूं। ये कहकर वो ब्रह्म राक्षस अपने मुके से सरकाक्ष के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन ठीक समय पर सरकाक्ष यहाँ से गायब हो जाता है और उस प्रहार के कारण नदी के तट पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण नदी में भी बहुत बड़ी लहरें पैदा होती हैं। लेकिन सरकाक्ष के मृत शरीर को ना देख पाने के कारण यो दूसरा ब्रह्म राक्षस कहता है, दूसरा ब्रह्म राक्षस, अरे, उस सरकाक्ष की लाश कहाँ गई? सरकाक्ष, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये कहता हुए सरकाक्ष उसी उजाड़ जंगल से चलते हुए आता है जैसे पहले आया था। सरकाक्ष उसी सर्प के सहारे जल्दी से अपनी जगह बदल देता है ताकि वो उस ब्रह्म राक्षस के प्रहार से बच सके। ये देखकर उनमें से एक ब्रह्म राक्षस कहता है, तीसरा ब्रह्म राक्षस, ये तो वही शक्ति जो हर नाग दानव में होती है। संभव नहीं है तुम्हें मारना, लेकिन शायद तुम्हें ये पता हो कि हम भी अमर हैं और देवताओं ने हमें ना मारने के कारण यह बंदी बनाया था। सरकाक्ष उनके समक्ष आकन खड़ा हो जाता है, हो, आप इक्वल्स तो अमर हो और अमरता के कारण आपको मौत छू भी नहीं सकती, लेकिन मेरे पास भी आप सभी को नियंत्रण में रखने का काट है। ये बहकर सरकाक्ष अपने पास से एक मुरली निकालता है। ये देख सभी ब्रह्म राक्षस डर जाते हैं और उनमें से एक कहता, ब्रह्म राक्षस, ये तो वही श्रापित मुरली है। नहीं, इसे में मत बजाओ। नहीं, सरकाक्ष मुरली को बजने लगता है और उसकी मधुर आवाज
सुन, इन ब्रह्म राक्षसों को असंख्य पीड़ा होती है। अपने कान बंद कर वो सभी अपने घुटनों पर नदी पर बैठ जाते हैं। उनका विशाल शरीर, जिसमें हर एक की लंबाई 40 फुट के आसपास है, वो उस मुरली मधुर धुन सुन रोने और कराहने लगते हैं। ब्रहा राक्षस आह, बम करो, बंद करो इसे। दूसरा ब्रह्म राक्षस आह। कुछ देर बजाने के बाद सरकाक्ष मुरली बजाना बंद कर देता है और उन सभी को देखकर कहता है, सरकाश आ गया सबकी अक ठिकाने। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो जीवन भर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तीसरा ब्रह्म राक्षस, हमें क्या करना होगा? सरकाश, तुम्हें मेरे लिए किसी को ढूंढ के उन्हें खत्म करना होगा। रात के 2 बजे चंद्रपुर का होटल। रोहन, रवि और सुनैना तीनों अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। जहां रोहन और रवि खट्टी ले रहे हैं, उधर सुनैना भी अपने नींद में पूरी तरह से चूर है। पूरा शहर सुनसान है और छूट-पूट लोगों की और गाड़ियों की आवाजें आ जाती हैं। उधर सुमेधु और सुरतर सुनैना के होटल के टेरेस में अचानक से प्रकट हो जाते हैं और दोनों मनुष्य शरीर में खड़े होकर आसपास के जगह का हालचाल देखते हैं। सुमेधु अपने बैग से एक धूल का बोतल निकलता है और अपने हाथ में लेकर मंत्र जाप करने लगता है, जिसके आसमान बाद की तरफ फूंक मार के उस धुएं को छोड़ देता है। धूल के कानन उड़ते उड़ते आसपास के लोगों के घरों में बले जाते हैं और सभी जमे हुए लोग उस धूल को सूंघने के बाद जहां हैं वहीं बेहोशी के हालात में सो जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुरतर सुमेधु के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सुरतर चलो काम शुरू करें। सुमेधु, ठीक है। उधर सुनैना अपने पलंग पर सो रही हैं। 2 सांप खिड़की से उसके कमरे में घुसते हैं और अंदर आने के बाद सोती हुई सुनैना के समक्ष जाते हैं। सुमेधु अपनी मुट्ठी में दबे जदुल धूल को सुनैना की आंखों पर गिरता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। वे देखा, सुरतर कहता है, सुरतर ये बेहोश हो गई हैं, इसे यहाँ से ले चलो। सुमेधु, ठीक है। वो सुनैना को अपने कंधे पर उठाकर रखता है और दोनों खिड़की से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक जोरदार प्रहार सुमेधु पर पड़ता है और यो दीवार से टकराकर गिर जाता है। सुरतर ये देख चौंक जाता है। सुरतर, सुमेधु। सुरतर पीछे पलट के देखते हैं तो पाता है कि सुनैना बेहोश नहीं है और उसके शरीर पर डायन ने अपना गिरफ्त बना लिया है। उसकी बड़ी लाल आंखें, नाखून और दांत देखकर दोनों नाग दानव उठ खड़े होते हैं। सुनैना, डायन, सुनैना की प्रबलता को काम मत आंकना, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था।